अब मुझे ना एक थोड़ा सा बात करनी है BDD, विच इज़ बॉडी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, राइट? मैंने एक ना बहुत सरप्राइजिंग सा फैक्ट पढ़ा और मैं उसके बारे में बताता हूँ। सो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नॉर्मली, जैसे अब मुझे लग रहा है कि मेरी नाक टेढ़ी है या मेरे को मेरे गाल ऐसे होने चाहिए, और खासकर सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स इन बॉलीवुड में तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। प्रेवेलेंट है, राइट? क्योंकि सबको स्क्रीन पे आ रहा है, सबको अच्छा दिखना है, हम्म। सबको सुंदर दिखना है। इसीलिए हमने देखा है कि लिप सर्जरीज बहुत होती हैं बॉलीवुड में। तो मेन एंड वुमेन में दोनों में BDD, जिसमें होता है कि मुझे सुंदर दिखना है, तकरीबन 2.5% के आसपास है। ये मैंने स्टार्ट पढ़ा। और सरप्राइजिंगली मेडिकल स्टूडेंट्स में ये 7.5% है। और उसका रीज़न बहुत वियर्ड था कि क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स आर एक्स्टम्ड टू सी बॉडी पार्ट्स एंड दे हैव रेड मोर अबाउट एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, विच इज़ वाई दे कैन क्लियरली सी कि कौन से पार्ट में क्या कमी है। इसीलिए जब वो अपने आप को खुद को भी देखते हैं ना, तो उनको वो पार्ट, वो जो डिफेक्ट है, वो जो डिस्मॉर्फिक स्टेट है, वो बहुत आसानी से दिखता है। हम्म। तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि कितना रियल है BDD, कितने टाइप के आपको खुद से देखने को मिलते हैं, एंड क्या हिप्नोसिस इस केसेस में भी यूज़फुल होता है या नहीं होता है। देखिए, बीडीडी से ना फीमेल्स और मेल्स कोई भी सफ़र कर सकता है। हाँ। जैसे बॉलीवुड में तो करण जौहर इसका एग्जांपल है। हम्म। वो अपने आप को, उन्होंने खुद ही पॉडकास्ट में भी बोला है, और काफ़ी अब भी तो ओपनली बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि वो अपने आप को विदाउट क्लोथ्स आज भी अच्छे से देख नहीं पाते हैं। हम्म। तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, इसीलिए ओवर साइज क्लोथ्स में आपने उनको देखा भी हाँ, होगा, है ना, ज़्यादातर हमेशा, इस हाँ। तरह से। अभी शायद अनन्या पांडे ने भी करवाया है, आई ये थिंक। तो चलता ही रहता है ना, हाँ। इस तरह से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कराता ही रहता है। हम्म। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपना वो बॉडी का पार्ट सही नहीं लग रहा था, इसीलिए करेक्ट। आपने उसकी सर्जरी कराई है। अब बॉलीवुड को देखकर बाकी लोग भी ना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा और अलर्ट अवेयर हो गए हैं। नॉर्मलाइज सबको हो गया सुंदर मतलब दिखना ये। है, बिल्कुल ऐसा कि जब वो लोग करा सकते हैं सर्जरी, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। और ऐसे ना जैसे एक एग्जांपल मैंने इस और किसी पॉडकास्ट में भी दिया था कि एक यंग लड़की मेरे पास आई। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल ऐसे जैसे यंग जब प्रियंका चोपड़ा इंडस्ट्री में आई थी हम्म। तब के। लेकिन उसको ना अपनी बॉडी में हज़ार कमियां दिखती थी। उसको अपनी नाक भी छोटी लगती थी, उसको अपने होठ पसंद नहीं थे, उसको शोल्डर, अपना ब्रेस्ट साइज, कुछ भी उसको बॉडी में जचता नहीं था। हम्म। तो वो मिरर के सामने दिन भर बार बार विदाउट क्लोथ्स अपने आप को इस तरीके से देखती रहती थी। यूजुअली बीडीडी वाला अपने आप को देख नहीं पाता, लेकिन वो बार बार चेक करती रहती थी, बार बार चेक करती रहती थी। उसको चेकिंग का ऑब्सेशन लग गया था इस तरीके अच्छा। से, क्योंकि उसको अपनी बॉडी के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक थी। अभी भी मेरे पास जितने बीडीडी के केस चल रहे हैं, उनको एक्सेप्टेंस करानी होती है हमें कि आपकी जो बॉडी है वो बॉडी वैसी ही रहेगी। आप थोड़े बहुत इसमें मॉडिफिकेशंस करा सकते हैं। जैसे हम उनको माइकल जैक्सन का भी एग्जांपल देते हैं कि उसने कितनी सारी सर्जरीज कराई, कितना अपने आप को पेन दिया, तकलीफ दिया, और वो 100 साल से भी ऊपर जीना चाहता था। 50 की उसमें वो चला गया, किसी से हाथ नहीं मिलाता था, इतनी डॉक्टर्स की टीम थी। आप जितना कॉशियस होगे और जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें करोगे, आप अपनी लाइफ का स्पैन भी नहीं बढ़ा सकते हो, और आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को, अपने उस चीज़ों को बहुत ही माइन्यूट सा कुछ पॉलिश कर सकते हो, शेप चेंज करा सकते हो, लेकिन आप ओरिजिनली जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। तो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आदमी को इसलिए नहीं आती क्योंकि वो अपना कंपैरिजन दूसरों से करता है। देखो उसकी नाक कितनी अच्छी है, कितनी शार्प है, उसके लिप्स ऐसे हैं, उसके शोल्डर्स ऐसे हैं, उसके ऐसे हैं। वो हर चीज़ सर से लेके पाँव तक कंपैरिजन करके आदमी अपने आप को देखता है। क्योंकि ये जो कंपैरिजन की साइकोलॉजी है ना लोगों की, बचपन में ही फिट हो जाते हैं दिमाग में। करेक्ट। कि मैं अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन में देखकर अच्छा या बुरा मान रही हूँ। मैं जैसी हूँ उसके हिसाब से नहीं चल रही मैं। तो मुझे ना किसी क्राइटेरिया में फिट होना है। तो अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जांपल लोगे, किसी एक्ट्रेस का ले लिया, या आपने किसी भी ऐसे जो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उससे कंपैरिजन करोगे तो आपको एक नहीं 1000 कमियां नजर आएंगी। तो बहुत सारे लोग तो इस डिसऑर्डर में नहीं जाते हैं कि वो इस ऑब्सेशन लेवल तक जाएं कि अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, या ट्रीटमेंट्स चालू कर दिए हैं, सर्जरीज पे सर्जरीज करा रहे हैं, लेकिन वो अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते। वो बहुत ही ओवर कॉशियस रहेंगे, कपड़े पहनते हुए भी, उठते बैठते हुए भी, लोगों से बात करते हुए भी, बड़ी माइंड रीडिंग भी करेंगे कि लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं, ऐसा मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो उनको एक स्पॉटलाइट इफेक्ट रहेगा। तो वो ना सोशल एंग्जाइटी के भी शिकार हो जाते हैं, और कई बार बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर अपने बॉडी पार्ट्स को लेके, स्ट्रक्चर को लेके एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी की कॉशियसनेस है ना। कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, जिनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, कंप्लीट नॉन एक्सेप्टेंस। अच्छा। उनकी भी चाइल्डहुड हिस्ट्री होती है। जैसे मेरा भी एक क्लाइंट है, तो उसको ना बचपन से सबने बोला
तो बहुत पतला है, बहुत पतला है, बहुत पतला है, तेरे तो जो है ना क्या कहते हैं सीना भी ऐसा है बिल्कुल ही अंदर को दबा हुआ धंसा हुआ सा, इस तरीके से। वो हाइट में थोड़ा लंबा हो गया अपनी जो स्कूल में बच्चे थे क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा था। तो लंबा बच्चा कई बार ना बॉडी में पतला हो जाता है। हाँ। तो उसको बहुत बार ऐसे सुनाया गया, तो उसको ना ये हो गया कि मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मैं ना बहुत ज़्यादा पतला दिखता हूँ, मेरी चेस्ट भी अंदर को धंसी हुई है और मेरा पेट वेट भी बिल्कुल अंदर को है। और देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि अगर आप खा पी रहे हो और सही बॉडी बात है, आपकी मैं तो बिल्कुल यही फिट है, बोलने वाला था कि भाई ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, जितना मर्जी खाओ लगने नहीं वाला कुछ। लेकिन उसको जो है ना इस बात का बहुत ही ज़्यादा ये है स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग अपने प्रति कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ये चाइल्डहुड में इस तरीके से कर दी गई थी। जिस लड़की की मैं बात बता रही हूँ तो उसको भी उसके घर में ही ना मोटा नाटा इस तरीके से चिढ़ाया जाता था। तो बचपन में ही बुली किया जाता है, वो चाहे फैमिली से हो या स्कूल में हो या कहीं पर भी आसपास एनवायरनमेंट में हो, तो वो चीज़ें ना हमारे अंदर बैठ जाती हैं और हम अपने आप को नापसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो धीरे 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 इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो जाती है कि लाख समझा ले हमें कोई, हम 1000 बार अपने आप को आईने में देख लें, दूसरे लोग हमें कॉम्प्लीमेंट दे लें, लेकिन हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसको लगता है कि ये सब तो ऐसे ही मुझे अच्छा फील कराने के लिए बोल रहे हैं, बट मैं हूँ नहीं ऐसा। और जो चीज़ आप अपने अंदर से मान लेते हैं वो चीज़ ही ना आपका दिमाग प्रूव करता रहता है कि तुम जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। तो ये सब काम खराब ना बचपन में ही हो जाता है। बचपन में ही जो बच्चे के एक्सपीरियंस उसे कराए जाते हैं, जो उसे सजेशंस दिए जाते हैं, वो सारे हिप्नोटिक सजेशंस होते हैं और रिपीटेड सजेशंस दिए जाते हैं, तो उसके डीप सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाते हैं। तो उसके अंदर का जो इनर चाइल्ड होता है, जो हमारा एक इमोशनल स्टेट मेमोरी होती है, वो मानता नहीं है। ऊपर ऊपर से हम जब बड़े होते हैं खुद को आईने में देखते हैं तो हमें पता है यार हम भी अच्छे दिख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो अंदर का जो माइंड है वो कन्विंस कर लेता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो उससे फिर कोई ओवर साइज कपड़े पहन रहा है, कोई अपने आप को मिरर में नहीं देख रहा, कोई रिपीटेडली चेकिंग कर रहा है, मतलब वो ऑब्सेशन के लूप में फंस गए। तो ये भी एक तरीके का ऑब्सेशन ही हो जाता है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है इसमें, है ना। कोई अपनी नाक को लेकर, कोई किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड है बेसिकली। करेक्ट। सब लोग तो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, इसीलिए शाहरुख खान जो है हमारे हर बार यही बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ही इज ट्राइंग टू ट्रेन हिज माइंड ऑल्सो कि मैं बेस्ट ही हूँ। बिल्कुल, आप जैसे हो आप ना अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो तो आप वास्तव में बेस्ट हो। बट क्या इस तरीके की चीज़ें काम करती हैं जैसे शाहरुख बोलते हैं या दिलजीत बोलते हैं, 100% मैनिफेस्ट करते हैं कि भाई ये तो मैंने ये कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया। जैसे आपने बोला विजुअलाइजेशन करवाते हैं हम हिप्नोसिस स्टेट में। अगर मैं जैसे बैठा हूँ और मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, या मैं सोने से पहले 10 मिनट विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं आज डॉक्टर कशिका जैन के साथ बैठ के बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरा अच्छा ही जाएगा? फिर हाउ डज द ब्रेन वर्क? 100%। क्योंकि आपने क्या किया, जैसे शाहरुख खान कहते हैं अफर्मेशन, आई एम द बेस्ट, ये उनके अफर्मेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखवा रखी टुडे इज़ माई डे, तो ये मेरा एक पॉजिटिव एंकर है। यहाँ पर स्माइल बना हुआ है और जैसे मैं भगवान के शिव रूप को मानती हूँ तो यहाँ पर ये ओम है। तो टुडे, एवरी डे इज़ टुडे। तो यहाँ पर ये अफर्मेशन है, सुबह मेरी आँख खुलते ही मेरे आँखों के सामने होता है टुडे इज़ माई डे। तो इससे मेरे ब्रेन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंकरिंग है कि हर दिन ही टुडे है, तो आज का दिन मेरा बेस्ट दिन है, आज मेरा ही दिन है, मतलब मैं ही शाइन करूँगी। तो जैसे शाहरुख खान ने अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम कर रखा है, तो ये मेरा अपना प्रोग्रामिंग का तरीका है। और ये 100% मैजिकली वर्क करता है, बिकॉज हम अपने अंदर जो फीड करते हैं, हमारा माइंड एक रिकॉर्डर की तरह है, वो वही प्लेबैक करता है जो हमने उसमें रिकॉर्ड किया है। तो ये आपकी खुद की इनर वॉइस बन जाती है जब आप बार बार बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब आपका माइंड जो आपने उसमें फीड किया है वो उसी को ही प्रूव करता है। अगर आपने बोला है कि आई एम नॉट गुड इनफ या आई एम अनडिजर्विंग, तो आपका ब्रेन आपको 1000 रीज़न देकर प्रूव कर देगा कि तुम अनडिजर्विंग क्यों हो, तुम क्यों गुड इनफ नहीं हो। और अगर आपने पॉजिटिव फीड किया है तो आपका ब्रेन वो सारे रास्ते निकाल देगा, वो सारी रीजंस देगा और आपको प्रूव कर देगा। इसके साथ अगर आप इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन ऐड करते हैं तो ब्रेन को और रियल लगता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में अभी भी डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर आप इमेजिनेशन में भी करें तो न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग हो रही है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है। तो जैसे आपने कहा कि हमने पॉडकास्ट को पहले विजुअलाइज किया, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल
नेक्स्ट लेवल पर होगा, बिल्कुल 10 and 10 होगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया, और ब्रेन ने जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो ब्रेन के लिए परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए ही प्रैक्टिस मैचेस कराए जाते हैं, इसीलिए ही रिहर्सल्स करी जाती हैं, ताकि आप पहले, रिहर्सल का क्या मतलब है, प्रैक्टिस मैच का क्या मतलब है, Correct. यानी कि उसी सिचुएशन को पहले से ही दिमाग को एक्सपीरियंस, बॉडी को एक्सपीरियंस करा दिया, ताकि जब रियल टाइम में आपका परफॉर्म करने का वक्त आए या कोई डायलॉग डिलीवरी हो या कुछ भी हो, तो आप फ्लो स्टेट में आ जाएं। आई एम सॉरी मैं आपका पूरा वीडियो का फ्लो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। इस पूरे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी टीम लगती है। तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड सिर्फ एक कमेंट करके हमारी पूरी टीम को आप मोटिवेट कर सकते हो, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकें। आपको ये सब करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और मोटिवेटेड फील करेगी। एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और एफर्ट्स डालें और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आएँ। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, पूरी कंटिन्यू होने वाली है। और थैंक यू, योर्स ट्रूली नितिन बजाज। आई लव यू ऑल। कभी कभी आप वो फील करते हो कि आपको आ गया ये, और मेरे को वो फियर है कि तू क्यों सोच रहा है कि तेरे को आ गया। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड इवन परफॉर्म बेटर। अगर तूने इस बार 3 दिन तैयारी की है तो अगली बार 4 दिन कर। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये मेरा ऑब्सेशन है? देखिए, प्रिपेयर होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपेयर होते हैं, और जब भी हम कोई चीज़ प्लानिंग से करते हैं या हम कोई रिहर्सल कर लेते हैं, तो उससे इजी हो जाता है, क्योंकि हम फ्लो स्टेट में रहते हैं। हमें पता है कि किस तरह से कॉन्वर्सेशन को लीड करना है, कहाँ पर रोकना है, क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, कहाँ पर हमें फ्लो में जाना है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है। अपने आप से और एक्सपेक्ट करना, ये एक ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। मैड ऑफ ग्रोथ नाम है ना हमारे चैनल का, तभी ग्रोथ माइंडसेट है तो हमारा। ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। बट कहीं ना कहीं तो आपको एक लिमिट लगानी भी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने कोई भी बाउंड्री नहीं बनाई, कोई फिनिश लाइन नहीं आपने वो करा, तो आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे। और ये जो आपका अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन वाली जो फीलिंग रहती है ना, ये आपको अच्छा करने के बाद भी गुड इनफ फीलिंग नहीं देती है। तो आप अपने आप से और एक्सपेक्ट कीजिए, पर अपने आप को अप्रिशिएट भी कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए कि मैं ऑलरेडी अच्छा कर रहा हूँ और लाइफ लॉन्ग मुझे इम्प्रूव करना है। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्शन को अटेन नहीं कर सकता, तो परफेक्शन एक इल्यूजन है। सो आपको प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन प्रैक्टिस करना है कि मैं प्रोग्रेस लवर हूँ, मैं आज के हिसाब से जो है मेरी बेस्ट उसमें मैं वो कर रहा हूँ। कल को कोई नई चीज़ें आएंगी तो मैं बहुत फ्लैक्सिबल हूँ, मैं उसको अडेप्ट कर लूँगा। लेकिन हर बार अगर आपने अपने आप को अप्रिशिएट किया, तो बिना लोड, बिना बर्डन के आप इम्प्रूव भी होते चले जाएंगे, आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको अप्रिशिएट किया कि आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। लेकिन डिपेंडेंसी हमें दूसरों पर नहीं रखनी है, क्योंकि कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई नहीं करेगा। सही बात है। तो हमें खुद का पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने क्वेश्चन अच्छा पूछा था। अगर सामने वाले ने जवाब नहीं भी दिया, तो या तो वो जवाब देना नहीं चाहता, या उसकी कोई लिमिटेशन होगी इसलिए। लेकिन मेरा सवाल अच्छा था, क्योंकि मैंने रेलिवेंट सवाल पूछा। तो ये कॉन्फिडेंस भी आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे कि कोई अप्रिशिएट करेगा तो मैं फील करूँगा कि आई एम गुड इनफ, अगर उसने नहीं किया तो नहीं, तो फिर आप ना, मतलब दूसरों के हाथों कंट्रोल होंगे, दूसरों को आपके बटन्स पता चल जाएंगे। तो वो कभी आपको अच्छा फील कराना चाहेंगे तो आपको ऐसे भी तारीफ कर देंगे। एक चीज जो है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरी, राइट? दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, एंड द सेकंड थिंग इज देयर आर सो मेनी थिंग्स, सोशल क्यूज, वेल, जो पीपल रीड कर पाते हैं। जैसे मुझे अगर मान लो पता करना है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, राइट? या मुझे ये समझना है कि सामने वाला मुझे लाइक करता है, नहीं करता है, या डिसलाइक कर रहा है, या किस टाइप की फीलिंग आ रही है उसके लिए। कुछ ऐसे सोशल क्यूज भी होते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सामने वाले में, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगे कि सामने वाला हमारे बारे में किस टाइप की चीज़ें सोच रहा है, उसके लिए हमारी फीलिंग क्या है। स्पेशली लड़के देखेंगे तो उनको पता लग जाए कि लड़की हमारे बारे में क्या सोच रही है, थिंग्स लाइक दैट। ऐसा कुछ होते हैं क्यूज? ओके, आपने 2 चीज़ें पूछी, एक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके बारे में बाद में करेंगे बाद में हाँ, पहले इसके बारे में ओके। करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी पर्सन के साथ होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप उसके साथ किस पर्पस से हैं। अगर आप किसी को डेटिंग कर रहे हैं, आप एक अलग ही माइंड फ्रेम में होंगे उस टाइम पर। करेक्ट। आप तैयार भी अलग तरीके से होकर आएंगे, है ना? पूरा का पूरा आपके दिमाग में, बॉडी में सब कुछ बहुत एक डिफरेंट फीलिंग्स होंगी उस टाइम पर। अगर आप किसी के साथ ऑफिशियल मीटिंग में हैं, अलग है। आप किसी के साथ फॉर्मल किसी भी वजह से आप गैदर हुए हैं आपस में, तो अलग होगा। तो सबसे पहले तो ना, आपका उस टाइम पर आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका पर्पस क्या है।
ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके पर्पस के हिसाब से और आप किस पर्सन से मिल रहे हैं उसके हिसाब से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वर्ड सिलेक्शन, आपकी टोन, आपकी हर चीज़ चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी अथॉरिटी के सामने बैठे, अभी आप मेरे सामने बैठे, प्रोफेशनल ठीक है? सेटिंग है, प्रोफेशनल सेटिंग है, बट हम लोग ना एक दूसरे के साथ जैसे शूट स्टार्ट करने से पहले हमारा अब में बहुत हाय फर्क हेलो है। हुआ, हाँ। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ पहले कंफर्टेबल हुए, हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, तो हमारा एक कंफर्ट लेवल आ गया। फिर अभी हमारा इतना टाइम से रिकॉर्ड हो रहा है, तो करते करते अब हम लोग ना एक दूसरे के साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। तो अगर आप इस शूट को जब देखेंगे दोबारा से, तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन जैसे हमने स्टार्ट किया था, आते आते वो अपने आप ही शिफ्ट होती चली गई। करेक्ट। बैठने के तरीके में भी, बोलने के तरीके में भी, हैंड मूवमेंट्स में भी, बहुत सारी चीज़ें अपने आप शिफ्ट होती चली जाती है। ये डिपेंड करता है आप फर्स्ट टाइम किससे मिल रहे हैं, आप रिपीट मोड पे किसी से मिल रहे हैं, आप कहाँ मिल रहे हैं। सपोज करो इन्वायरमेंट ही एक ऐसा है, जैसे एक लड़का लड़की मिल रहे हैं और इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि चारों तरफ से लोग ऐसे हैं और किसी के मन में डर चल रहा है कोई मिलने वाला ना जाए, उस टाइम पर उसके फेशियल एक्सप्रेशन ही अलग होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, बात ही कुछ अलग तरीके से करेगा। लेकिन एक बंदा है बिल्कुल रिलैक्स, उसमें सेफ्टी जोन में है, वो एक अलग ही जोन में चला जाएगा। तो ये ना डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कभी ये नहीं कहते कि आप कुछ कॉमन चीज़ ऐसी रट लो, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बोलते बोलते ना कैसे कर रहे हो तो आप झूठ ही बोल रहे हो। हाँ। लेकिन ये कॉमन ऐसा है ऐसे कि अगर बोलते ऐसा हैं है लोग, हाँ। ठीक है, या अगर मैं ऐसे आपसे बात करते करते थोड़ा पीछे को ऐसे कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पे डिसइंटरेस्टेड हूँ, मैं पूरा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं 1-1.5 घंटे से बैठ कर ये शूट कर रही हूँ, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बैठ के आपसे बात करूंगी तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ सही या बात मैं है। ज़्यादा अलर्ट हूँ, मैं ऐसे भी फुली अलर्ट हूँ, हाँ। लेकिन मैं आपके साथ इतना कंफर्टेबल हो गई हूँ हाँ। कि मैं इसलिए ऐसे बैठी हूँ यहाँ पर। हाँ। मैं ये नहीं सेंस कर रही कि मेरे को इस टाइम कोई फॉर्मेलिटी है और आप बुरा मान जाएंगे और मुझे ऐसे ही बैठना है। तो अगर हम ये चीज़ को रट लेंगे दिमाग में हाँ, कि तो इसका फिर तो मतलब हम तो यही सबको होता है, उसी तरीके से इसका रीड मतलब तो करेंगे। यही होता है कि तुम अब इंटरेस्ट नहीं ले रही है, बहुत देर हो गया, कह रहे पैकअप करो। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। ये मैंने अपना एक कंफर्ट डेवलप कर लिया है कि भाई मैं आपके साथ अब कंफर्टेबल हूँ, आप ऐसा कुछ फील नहीं करेंगे। तो ये जो कॉमन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन निकालते हैं ना, ये कई बार बड़ी खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये ना बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से भी। यस। हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ तो होते ही हैं क्लूज, जैसे कि बातों से हम क्लूज कैसे पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से पूछा और क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में, अब किसी ने ना पास्ट की बातें शुरू कर दी कि अरे पहले तो मैं इतना बिजी रहता था, बस क्या दिन थे वो भी, बहुत सुबह से लेकर शाम तक होश नहीं आता था, बैक टू बैक ये होता था वो होता था। मतलब वो जब भी बात कर रहा है पास्ट की बातें कर रहा है। तो इससे क्या है कि आज उसकी लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं चल रहा, फिलहाल उसके पास कुछ ऐसी ग्रेट स्टोरी नहीं है जो मेरे साथ शेयर कर सके। तो वो मेरे साथ अपने पास्ट का जो अच्छा पार्ट है वो शेयर कर रहा है। उसके पास अभी कोई फ्यूचर के रेडी प्लान भी नहीं है कि जो मेरे साथ शेयर कर सके वो। मान लीजिए किसी ने मुझसे प्रेजेंट की बात करी या किसी ने मुझसे फ्यूचर की बात करी, तो पता चल जाएगा कि वो इस टाइम कौन सी टाइमलाइन जोन में है, कौन पास्ट में है, कौन प्रेजेंट में है, कौन फ्यूचर में है। बात करते करते अब ऐसे बहुत सारे हमें क्लूज भी मिलते हैं। हम जैसे साइकोलॉजिस्ट है तो हम आइज़ भी देखते हैं, तो उसकी आइज़ के मूवमेंट्स कहाँ जा रहा है। अगर उसका ना लेफ्ट में जा रहा है, अगर अप जा रहा है, तो वो कोई चीज़ ना रिकॉल कर रहा है, यानी कि वो पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहा है। अगर वो बात करते करते राइट में अप जा रही है उसकी आइज़, तो वो कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि अपने दिमाग में कुछ बिल्ड कर रहा है और वो बता रहा है। मतलब वो चीज़ ऑलरेडी उसके सिस्टम में नहीं पड़ी है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है और कुछ बता रहा है। अगर वो उसकी आइज़ जो है ना लेफ्ट में अगर पूरा सेंटर में जा रही है, मिड में जा रही है, तो वहाँ पर वो ऑडिटरी रिकॉलिंग कर रहा है, यानी कि कुछ वर्ड्स वगैरह इंटरनल डायलॉग्स रिकॉल कर रहा है। राइट में जा रही है तो वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है डायलॉग्स को। अगर उसकी लेफ्ट में जो है ना नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो उसके अंदर इंटरनल डायलॉग्स चल रहे हैं। राइट में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो फील कर रहा है, कुछ कैनेस्थेटिक मोड में चला गया है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, पकड़ते हैं। उसके छोटे छोटे से फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी आईब्रोज कब अप हो रही हैं, है ना, कब उसकी चिन डाउन हो रही है, कब उसका शोल्डर वो लेफ्ट राइट कहाँ बेंड कर रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम बॉडी लैंग्वेज की उसकी ध्यान रखते हैं। तो अभी तक मेरे बारे में आपने क्या रीड किया? देखिए जैसे हाँ। अभी मेरा फोकस ज़्यादातर ना, क्योंकि मैं इस मोड में नहीं बैठी हूँ यहाँ पर कि मैं आपको रीड करूँ। मैं एक बहुत ही कंफर्टेबल सेटिंग में इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए वो है। अब जब हम अपनी चेयर पर बैठते हैं तो हमें पता है कि क्लाइंट हमें कहीं पर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, या कुछ चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होगा, हाइड कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन वो कर रहा है अभी। तो हम ना वहाँ पर वहाँ पर ना हम उस मोड में बैठे हुए होते हैं, तो हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम एक बहुत ही इनफॉर्मल सी कम्युनिकेशन में होते हैं
तो यूजुअली हमारा कोई पर्पस नहीं होता, तो हम इतनी बारीकी से देखते नहीं है। ऑब्जर्वेशन वाले मोड में नहीं जाते हैं। बट बाय ट्रेनिंग आपको आदत भी तो हो जाती है हाँ, ना। आदत हाँ, हो जाती है, ये आदत हो जैसे कभी जाती है। दिख जाता है कि यार उसने ये किया था, तो कभी कभी ऐसा फील होता है। हाँ, बिल्कुल, जैसे क्योंकि आदत से मजबूर वाला हाँ इंसान हाँ। है ही ऐसा तो कि अभी देख ही लेता पूरे है। 2 घंटे के उसमें कॉन्वर्सेशन में आदत की वजह से कुछ नोटिस किया? देखिए, जहाँ जहाँ पर भी आपके लिए कुछ भी नया और वो होता है, तो आपकी वॉल्यूम ना अपने आप ही अप हो जाती है। एक अच्छा। एक्साइटमेंट आपके फेस में, और आप ना दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं उसमें हाँ फ़ौरन हाँ से। हाँ। तो मतलब कि एक ये एटीट्यूड है कि मेरे को जो नया पता चला है कि वो और लोगों को भी अटेंशन उनकी भी आ जाए। अच्छा। तो एक आप में ये चीज़ है, और एक आप में खासियत बहुत है कि आप ना बहुत ध्यान से बात सुन रहे हैं। जैसे 2 घंटे का भी अगर हमारा पॉडकास्ट अभी शूट हो गया है, तो उसमें आपका जो एक एक्साइटमेंट लेवल है, जो इंटरेस्ट लेवल है, वो डाउन नहीं जा रहा है, और आपकी अभी भी कोशिश है कि आप सब चीज़ें कवर कर लें, क्योंकि ये एपिसोड आपके लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे एक वैल्यू एपिसोड जा रहा है इस तरह से। तो वो आपका इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट सब दिख रहा है, और मेरी बातों को आप वेटेज दे रहे हैं, उस चीज़ को वैल्यू एग्रीमेंट आ रहा है आपके, जितने भी इमोशंस हैं आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। जहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग है ना, उस चीज़ मैं को, कॉन्शियस होके बैठ रहा हूँ तो वो थोड़ा। चीज़ है, तो वो एक्सप्रेस करें। हाँ क्योंकि इतना ही हमारी कॉन्वर्सेशन में नोटिस करने वाली बात थी, क्योंकि हाँ। जैसे ही मुझे लगता है कि सामने वाला आप डिसइंटरेस्ट ले रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से ऐसे क्लूज दे रहा है कि अभी इट्स टाइम टू रैप अप। हाँ रैप अप ना, हाँ बस हाँ खत्म हाँ करो, हाँ तो वहीं पर मैं अपनी बातों को वहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। हाँ। लेकिन अभी आपसे मुझे वो सिग्नल नहीं मिला, तो इसीलिए मैं भी बहुत ही इंटरेस्ट से आपको वो हाँ सारी बातें बता रही हूँ। हाँ। तो अब पॉडकास्ट में मेरा बस यही मोटिव होता है कि मैं ये देखूँ जिस होस्ट ने मुझे इनवाइट किया है वो कहाँ एंड करना चाह रहा है। अच्छा। तो वो अभी तक आपने मुझे क्लू दिया नहीं, अभी तो दे इसलिए अभी दूंगा भी नहीं मैं। इसीलिए मैं जो है ना चालू, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पर बैठने का सिर्फ यही है। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ अगर आप मेरे क्लाइंट होते हाँ। तो मेरा पर्पस दूसरा होता, हाँ। फिर मैं बहुत सारी और चीज़ें देखती आपकी, करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, तो आप हाँ। सेंस लगाएंगे, तो आपकी आईज जो है ना राइट में भी अप जाएंगी, क्योंकि आप अपने दिमाग में इमेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उसको आपका झूठ नहीं बता सकती, हाँ क्योंकि आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन न्यू है, Correct. तो आपके दिमाग में है तो है नहीं वो, हाँ। तो आपका दिमाग तो कंस्ट्रक्ट ही करेगा ना, तो आपकी आईज तो नेचुरली राइट में अप जाएंगी। अब मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करने लगूँ कि ये क्या आपने दिमाग में कहानी बनाया, तो हाँ, बनाएंगे ही ना, हाँ, मैं कुछ बोलूंगी तो सही इमेजेस बात तो है। बनेंगी ना, आर्टिकुलेट तो करेगा बंदा। यस। हाँ तो उसमें क्या है कि जो जिसका जैसा पर्पस होता है तो उस हिसाब से, बट ये बड़े डेंजरस Cues छोटे होते छोटे हैं। से क्यूज होते हैं, जिसमें कि लोग एक जैसी इंटरप्रिटेशन सबके लिए निकाल लेते हैं, वो गलत होते हैं, वो हम स्ट्रांगली मतलब नहीं ऐसे रिकमेंड करते नहीं आप। कभी हाँ, भी रिकमेंड करते हैं हाँ उसमें। हाँ उसमें बहुत वेरिएशन आता है, और हाँ। अननेसेसरी लोग अपनी अजम्पशंस बना के रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। एक पास्ट लाइफ की बात कर रहे थे, है ना आप? मुझे पता है कि जब हम हिप्नोसिस थेरेपी करते हैं उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरी इज ऑल्सो वन ऑफ द पावरफुल कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा लोगों को ये बताओ कि एग्जैक्टली होता क्या है, एंड हिप्नोसिस में क्या यूज़ होता है इसका? देखिए, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, और एक होती है एज रिग्रेशन थेरेपी। एज एज रिग्रेशन थेरेपी अच्छा। में जैसे अभी मेरी ये लाइफ है, करंट लाइफ, सो मैं अपने ही जो साल मैंने इस ह्यूमन लाइफ के जिए हैं उसमें चाइल्डहुड में जाना, अच्छा तो इसको हम कहते हैं एज रिग्रेशन थेरेपी। एक होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि ये जो आपकी ह्यूमन लाइफ है, इससे पहले भी आपने जितनी भी लाइफ, जब भी आप इस प्लेनेट पर आए गए, तो उसका भी डाटा आपके मन की निचले वाले तह में सेव होता है। और ये क्योंकि हम अपनी real जेनेटिक है? मेमोरी भी तो कैरी करते हैं ना, यस ये अच्छा। होता है, ये होता है। आप बोल रहे हो कि हमारी जेनेटिक मेमोरी है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली वी कैरी डेटा ऑफ इन आर जीन्स कि हमारे पूर्वज कौन थे, उससे ऊपर पूर्वज कौन था। वो बात मैं आपकी पूरी एग्री करता हूँ कि हमारे डीएनए में बहुत कुछ स्टोर्ड होता है कि हमारा एक्चुअल रियलिटी में फर्स्ट जहाँ से शुरुआत हुई थी, हम कहाँ से डिसेंडेंट हुए, राइट? फुली एग्री। अब इसके अंदर मेरा सवाल ये आता है कि तो क्या उस पॉइंट से मैं ये मान सकता हूँ कि देयर इज़ अ सोल? ऑफ कोर्स आप बिल्कुल मान सकते हैं, जो सोल है वो ट्रैवल करती रहती है, और बहुत सारी अलग अलग बॉडीज़ में रहती है वो, हाँ। और बॉडीज़ में हम जीते हैं, मतलब एज अ सो सोल। मेमोरी हम इज बाय प्रोडक्ट ऑफ सोल, अदरवाइज हाउ विल द सिस्टम नो कि मेरी मेमोरी है कुछ पुरानी? देखिए, इससे ना बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा कहा गया है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो शरीर, ये जो स्थूल शरीर है, ये यहाँ पड़ा रहता है। हाँ जो हमारा सूक्ष्म शरीर है,
सो उसमें मनोमय कोश में हमारी सारी की सारी जो ये यादें होती हैं वो जाती हैं, और सोल अपनी जो जर्नी पूरी कर कर गई है उसके बाद का जो वर्क होता है उसे नई बॉडी मिलती है। तो इस तरीके से हम ना मेमोरीज कैरी करते हैं। पर आप इस बात पे बिलीव करते हो कि देयर इज अ सोल? मैं कैसे बिलीव करती हूँ, मैं आपको उसके एविडेंस देती हूँ ठीक मैं है, क्यों बिलीव करती ठीक हूँ। है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं जिनके इश्यूज उनकी करंट लाइफ से रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते ही उनके इश्यूज बिल्कुल रिजॉल्व हो गए। इसलिए अच्छा। यकीन करना पड़ता है। अब मैंने जब हम लोगों पर भी ये सारी चीज़ें थेरेपीज होती हैं तो मैंने खुद की भी लाइफ देखी है, और जो मेरा खुद का इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया। अच्छा, आपने खुद पे भी यस, पास्ट लाइफ हाँ, रिग्रेशन थ्योरी अप्लाई बिल्कुल, करवाई है यस। एंड यू गॉट तो इट रिजॉल्व्ड? यस, अच्छा, मेरा खुद का एक हम इशू था। आपसे आपका केस तो हाँ पूछ नहीं बिल्कुल, सकते? नहीं मेरा पूछ हैं? सकते हैं बिल्कुल, अच्छा, कोई तो हाँ। बताओ। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, मेरे को ना बचपन से ही जब मैं छोटी थी तो मेरे को ना बहुत बुली किया जाता था। मैं बहुत ही स्किनी थी, तो मेरे को ना सब लोग ऐसे चिढ़ाते थे, हैंगर है, चिमड़ी सी है, ना शक्ल ना अकल, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, और बहुत ही क्लोज रिलेटिव भी ऐसा बोलते थे, और स्कूल में भी मुझे बहुत बुली किया जाता था। तो अब कोई भी बच्चे को आप लगातार इस तरीके के एक्सपीरियंस भी देते हो तो वो वैसे भी बहुत परेशान रहता है। और मैं जब छोटी थी तो किसी को पता नहीं था कि एंग्जाइटी वगैरह क्या होती है। तो मुझे ना एक मेजर सिम्टम रहता था, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, और पूरा बचपन मैंने इसी तरीके से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही अपना बिता रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने अपने अंदर एक नोटिस किया कि मुझे ना मेल्स से बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा। अगर कोई मुझे मेल कुछ भी कह देता ना, कोई फीमेल कह दे तब भी मुझे बुरा लगता था, लेकिन अगर कोई मेल कह देता था तो मेरे जैसे तन बदन में आग लग जाती है बिल्कुल बुरी तरीके से, कि ऐसा कैसे कहा, आप तो मुझे प्रूव करके ही दिखाना है कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती हैं। और मुझे स्पेशली ना अपने फादर से बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब मुझे ना अपने फादर के ऊपर गुस्सा आ जाता था बहुत ज़्यादा, फॉर नो रीजन। हाँ, जबकि वो ऐसा नहीं है, वो मुझे आगे बढ़ाते थे। उन्होंने मुझे तब हमारे पास लूना हुआ करती थी, तो मेरे जब पैर भी नहीं आते थे कि मैं लूना पे बैठूं और पैर ज़मीन पर टिक जाए, उन्होंने मुझे तब लूना चलानी सिखा दी। मेरे साथ के लड़कों को नहीं आती थी उस टाइम पर लूना। मुझे अपने साथ दुकान पर बिठाते थे, हिसाब किताब समझाते थे अच्छी तरीके से। एक तरफ मुझे लोग बुली कर रहे थे और एक तरफ मेरे फादर अपनी तरह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बहुत ट्रिगर हो जाती थी। और ख़ास तौर से मेरे फादर की तरफ से तो अगर कभी भी कुछ ज़रा सा भी हो जाता तो मैं बहुत ट्रिगर हो जाती थी, और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। तो फिर ये जो इशू मेरे अंदर कैरी होता रहा, तो मेरे जैसे क्लास में भी एक लड़का पढ़ता था, तो हमारा एक कंपटीशन था, तो मैंने एक चुटकुला याद किया। उस टाइम पर हमें ऐसी सुनाने होते थे असेंबली में, तो वो मेरे घर शाम को खेलने आया, मैंने उसे सुना दिया। उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, मेरा नाम के से, तो उसका नाम पहले आया अल्फ़ाबेटिकली। उसने मेरा ही वो चुटकुला वहाँ सुना दिया, और जब मेरा नंबर आया तो मैं बिल्कुल चुप, क्योंकि मेरे पापा ने एक ही याद कराया था मुझे। तो मुझे लड़कों से ना बड़ी चिढ़ सी एक बैठ गई कि बहुत ज़्यादा ऐसे करते करते, और मुझे समझ में नहीं आता, मैं बहुत ट्रिगर होती। जैसे कोई कहता ना लड़कियों की बस की बात नहीं है, और मेरा गुस्सा नेक्स्ट लेवल का, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इस बात से हमेशा परेशान रही कि मैं इतना ज़्यादा क्यों ट्रिगर हो जाती हूँ। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे प्रोफेसर भी बोलते हैं किसी को अपना एक्सपेरिमेंट कराना है, मैंने कहा हाँ मुझे कराना है। तो उन्होंने बोला कोई इशू होना चाहिए, बिना इशू के नहीं करूँगा। अब इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, इससे तो मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, मतलब ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो लेकिन मैंने फिर इशू ढूंढा, मैंने कहा हाँ एक इशू तो है। जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि काम लड़कियां नहीं कर सकती, मैं बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाती हूँ। बाकी सब तो मैंने अपने सेटल कर लिया है कि कोई मुझे बुली कहता था या क्या करता था, लेकिन ये सेटल नहीं हो पा रहा है, इससे मैं बहुत बुरी तरह से ट्रिगर हो जाती हूँ। फिर उन्होंने मुझे हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर पूरा पास्ट लाइफ, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि अब आप वो डोर ओपन करो, आपको एंजल लेने आए हैं और वो आपको ले जा रहे हैं लाइफ में, और फिर आपका माइंड खुद ही उस जोन में चला जाता है। तो मैंने जो अपनी पास्ट लाइफ देखी इस इशू से रिलेटेड, तो उसमें मेरा नाम रत्ना था, और वो बहुत पहले की बात थी, क्योंकि जो आपका इशू होता है और वो जिस लाइफ से कनेक्ट होता है, आपका माइंड आपको उसी लाइफ से कनेक्ट करता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट पिछले वाली लाइफ? नहीं, जिससे आपने बहुत टाइम तक वो इशू रिजॉल्व नहीं किया किसी और उसमें भी, या आपने कोई बर्थ ही नहीं लिया उसके बीच में। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर जो है ना, जो इशू होता है वो जिस भी लाइफ से कनेक्ट होता है वहीं पर ले जाता है। तो मैंने जो उसमें अपनी एक लाइफ देखी, तो उसमें मेरा खुद का नाम रत्ना था, और वहाँ पर मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, और वो पुरानी कोई सभ्यता का वो था जहाँ पर मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, और मेरे फादर ने, जो मेरे इस लाइफ के फादर थे, वही मेरे उस लाइफ के फादर थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे वो चीज़ संभालने के लिए इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं लड़की थी,
और उस टाइम का जो मेरा चाचा का वो लड़का कज़न था, उसके हाथ में वो सब चीज़ें सौंपती थी कि तुम संभालोगे। और मुझे उस बात पे बहुत गुस्सा था और मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। मुझे वो पूरे विजुअल्स अभी भी आ रहे हैं आपसे बात करते करते। और वहाँ जाकर मैंने ना नदी में छलांग लगाकर अपनी लाइफ एंड कर ली थी यंग एज में। और मुझे बचपन में फिर सब चीज़ें याद आई कि मुझे बचपन में ना कुएं के पास जाते ही, जैसे पहले कुआं पूजन एक रस्म होती थी हमारे बचपन, तो मुझे कुएं के पानी में डूबने के बहुत सपने आते थे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता था किसी भी कुएं के पास में जाने से। और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं डूब ना जाऊँ। और मुझे रात रात भर ये सपने आते थे कि मैं पानी में डूब रही हूँ, पानी में डूब रही हूँ, इस तरह से। लेकिन जब मैं 12-13 साल की हुई तो मुझे सपने आने बंद हो गए थे। लेकिन ये वाला जो था ट्रिगर हो जाना, खास तौर से अपने फादर की बात से, ये मेरा इशू सेटल नहीं हो रहा था और मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। तो फिर वहाँ पे वो इस इश्यूज़ में जब माफ़ी दिलवाते हैं, कोड कटिंग कराते हैं, वो पूरा सब कराया उन्होंने। और फिर अब मैं बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होती हूँ, बिल्कुल भी नहीं ट्रिगर होती हूँ, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म हो गई। क्योंकि सोल्स ना ग्रुप में जन्म लेती हैं। तो जब मेरे फादर और मैं दोबारा से आए, इस लाइफ में मिले, तो वो चीज़ ना मुझे ट्रिगर करने लग गई। लेकिन सोल्स ग्रुप में जन्म लेती हैं। ग्रुप में जन्म लेती हैं। जब भी आप किसी भी पर्सन से मिलोगे जिससे आपका इशू कोई था, क्योंकि फादर से नाराज़ होकर ही तो मैंने छलांग लगाई थी पानी में। तो वो चीज़ अब ये ना मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था जब तक, तो मुझे भी ऐसा लगता था ऐसा कैसा होता है। लेकिन मैं मानती थी चलो दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब होता है हमारा, तो चाहे दिमाग ने कहानी बनाई हो या फिर रियल कुछ हो। क्योंकि अब मैंने तो मर के दूसरे की ज़िंदगी में देखा नहीं, या मेरे दिमाग ने जो बताया तो मैंने भी जाकर उस पास्ट लाइफ में वेरीफाई तो कहीं करा नहीं है। अगर आप हो सकता है वो बस ब्रेन की कहानी ही हो, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। और फिर हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं वो भी सब इस बात को बताते हैं कि वो तो मैं एग्री करता हूँ। अगर मैं हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करूँ, रिलीजियसली बात करूँ, तो डेफिनेटली देयर इज अ सोल। इसलिए मैंने भी इस चीज़ पर जब यकीन करना शुरू किया और लोगों को और ज़्यादा इस तरीके से हील करना शुरू किया, तो हमारे पास जब बार बार सक्सेस स्टोरीज आती रही, तो इस बात पर आज मैं पक्का यकीन करती हूँ कि हाँ, हमारी पास्ट लाइफ्स होती हैं और उनका इम्पैक्ट होता है। जैसे एक बहुत ही इस केस के बारे में मैं कई सारे और भी पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ कि एक लेडी थी, तो उनका बेटा जवान बच्चा डेथ हो गई थी। अब किसी का 16-17 साल का बच्चा चला गया, तो आप ये सोचिए ना उस माँ पे क्या बीतेगी। वो बहुत सीवियर डिप्रेशन में चले गए। उनको जवाब नहीं मिल रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। अच्छे खासे घर से थी, कुछ ऐसा था नहीं कि किसी का बुरा किया हो। जवाब नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा था जब तक इस बात का जवाब नहीं मिलेगा मैं ठीक नहीं हो सकती, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो उन्हें बहुत जगह दिखाया उनके हस्बैंड ने, लेकिन कहीं नहीं हो रहा था। तो कहीं से सुनकर आए कि ऐसे ऐसे मैडम के पास दिखा लो, तो मेरे पास है। तो जब उनकी भी मैंने पूरा हिस्ट्री ली, पूरा समझा, फिर मैंने उनके हस्बैंड को बोला देखो आप विश्वास करते हो तो आप करा सकते हो, क्योंकि जब किसी और चीज़ से नहीं ठीक हो रही है तो एक ही लास्ट वो बचा है, करवा लो आप। जब आपने इतना ट्राई किया है तो क्या पता हो ही जाए। तो उन्होंने बोला मैडम आपको जो करना है आप कर दो, ये ठीक हो जाए, बस यही सही है। एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, इतने टाइम हो गया है बेटे को मरे हुए। तो जब हम उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में लेकर गए तो पता चला कि वो जो उनका बेटा था, वो पिछली लाइफ में जो ये लेडी थी उन्होंने ना किसी दूसरे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लाइफ ख़राब करी थी, और उस औरत ने सुसाइड करा था और उसको बोला था कि अगले जन्म में तेरे पेट पड़कर मैं बदले लूँगी। पेट पड़ के बदले लेने का मतलब है कि तेरे ही कोख से पैदा होंगी और बदला लूँगी तुझसे। तो एक औरत का जवान बच्चा चला, इससे बड़ा उसे और क्या धक्का है, बदला हो सकता है उससे। तो ये स्टोरीज़ ना स्टार्टिंग में हमारे लिए भी बहुत बिलीव करना बहुत मुश्किल था। और स्टार्टिंग में ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा लगता था कि ये दिमाग ने तो नहीं कहानी बनाई। लेकिन जब उस लेडी को एक्सेप्टेंस आ गई, अब ये दिमाग की कहानी हो या उसके पिछले जन्म में ऐसा हुआ हो, मैं वेरिफिकेशन मैं कर ही नहीं सकती। पहली बात तो मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब करूं जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो कहीं नहीं सॉल्व हो रही थी, और उसे सबर आ गया इस बात से। बट कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरी करवाई हो, ये सब किया हो, थेरेपी करवाई हो सॉरी, एंड उसने वापस जाके उस जगह पे वेरीफाई किया हो रियलिटी में? जैसे आपने बोला कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि पिछले जन्म की ही बात है कि मैं वहाँ पे यहाँ पे पढ़ती थी और जो भी लेट्स से XYZ, एंड जो इस टाइम पे करंट लाइफ की बात कर रहे हैं वो बंदा सच में वहाँ जाके देखता है कि सच में वैसा कुछ था वहाँ पे या नहीं था,
ऐसा कभी हुआ है? ओके देखिए मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कोई इमीडिएट लाइफ में अभी कोई 10 20 50 साल पहले की कोई ऐसा बात आई हो अच्छा। और किसी ने जाकर वेरीफाई किया हो। ऐसा कोई केस अभी मेरे सामने मेरी प्रैक्टिस में नहीं आया। अच्छा। हो सकता है किसी और की प्रैक्टिस में आया हो। हाँ। क्योंकि अगर किसी भी इंसान को कोई वेरीफाई करना होगा, ठीक है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट लाइफ होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल, तो वो मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ वो एक्सपीरियंस तो नहीं लिटरली हुआ। पास्ट ही होनी चाहिए एकदम। हाँ, हाँ। तो वो तो मेरे साथ नहीं एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा। एक एक्सपीरियंस ऐसा ज़रूर हुआ था कि मेरे पास एक लेडी आई, उनको ना जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में होती थी तो उनको कभी भी ऑर्गाज्म फील नहीं होता था। तो वो बहुत परेशान थे इस बात से और उनका धीरे धीरे सेक्सुअल इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा था। अब हस्बैंड की वजह से उनको क्लोज होना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी इस बात से, हस्बैंड से लड़ती भी थी, बहुत कुछ ऐसा था। तो उनको ना समझ में नहीं आ रहा था, कई गायनी से भी कंसल्ट कर चुकी थी, सब चेक करके बोलते थे सब सही है, आप थोड़ा इंटरेस्ट लो हस्बैंड में, ये सब चीज़ें ऐसे करके, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। उन्होंने खूब इंटरेस्ट लेने की भी कोशिश की, सब कुछ, लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मेरे पास खुद ही जिद कर आई कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करानी है और मैंने सुना है कि जो इश्यूज़ वैसे सॉल्व नहीं होते तो इससे हो मुझे जाते हैं। हाँ मुझे कुछ कुछ डाउट हो रहा था, क्योंकि जब इतनी सारे आप केसेस देख लेते हो ना तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन आइडिया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा निकलेगा जो इनको देखकर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उनको काफ़ी मना किया कि आप मत देखो, कोई बात नहीं, आप, मैं दूसरी तरीके आपको सिखाती हूँ, आप जिस तरीके से आप ना अपने आप को अंदर से हील कर सकते हो, हस्बैंड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, या इस तरीके से। नहीं मानी कि नहीं मुझे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ही करानी है। तो जब क्लाइंट इतना ज़िद पर अड़ जाता है और बहुत रिक्वेस्ट करता है तो हमें कई बार करना होता है, लेकिन मैंने उनको बहुत प्रिपेयर किया, आप जो भी देखेंगी तो आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा। तो जब हम उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसमें लेकर गए तो उन्होंने देखा कि वो पहले उसमें एक तवायफ थी और आदमी उनके पास आते थे और अपना काम निकालते थे और उनको ऐसी आदत हुआ छोड़कर चले जाते थे। तो वो मेमोरीज़ उनको अभी तक परेशान कर रही थी, इसलिए उनको अपनी सेक्सुअल लाइफ में वो चीज़ें कभी भी प्लेजर फील नहीं होता था, कभी उनको हमेशा अधूरापन फील होता था, उनको वो फील ही नहीं होता था मैं वो जितना चीज़ें। ज़्यादा सुन रहा हूँ ना और उतना वो ज़्यादा बिलीव होता जा रहा है मुझे। वो इतना रोई उसके बाद हमने उनको वो चीज़ें मेमोरी रिलीज़ करा दी कि वो पास था, सब डिस्कनेक्ट कर दिया। पूरा एक लंबा प्रोसीजर होता है, 1 1.5 घंटे की थेरेपी होती है, तो पूरा रिलीज़ करा दिया। लेकिन उसके बाद भी आपको पता तो रहता ना, जैसे मुझे अपनी लाइफ याद रह गई। बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा रोई उस चीज़ को, मतलब कि मैं ऐसी थी, मैं इतना गंदा काम करती थी। क्या वो आपकी दूसरी लाइफ थी, उसमें अलग हालात थे, अलग सब चीज़ें थी। आप उस चीज़ को आप छोड़ो, मैं इसीलिए आपको मना कर रही थी। लेकिन उसके बाद उनको एक रीज़न मिल गया, उनको समझ में आ गया, और फिर उसके बाद हमने उनके कई सारे काउंसलिंग सेशंस किए जिसमें उनको उस चीज़ से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करके टोटल एक्सेप्टेंस कराए कि वो एक लाइफ अलग थी, ये लाइफ अलग है। अब आपको समझ में आ गया है उस सब चीज़ें से कि आपको क्यों नहीं फील हो रहा था, और आपने उस चीज़ को रिलीज़ कर दिया है। अब आप अपने आप को फ्रेशली प्रिपेयर करो, और इस बार आप जब अपने हस्बैंड को, कि वो आपके हस्बैंड है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आप उस वाले लाइफ में नहीं हो, या आपका कोई प्रोफेशनल वे में नहीं कर रहे हो आप, ये तो आप अपने हस्बैंड से प्यार, क्लोजनेस की वजह से उनके साथ रहते हो। तो वो सब चीज़ें काउंसलिंग से भी हमने उनको रिपीटेडली समझाया, रीइंफोर्समेंट करा। तो धीरे 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 वो चीज़ जो हमने थेरेपी में सेटल की थी वो उसको कॉन्शियस लेवल पर भी पकड़ लिया गया, और फिर धीरे धीरे वो उस चीज़ को समझते हुए जब अपने हस्बैंड के क्लोज होती थी, अब वो अच्छा फील करने लगी। हस्बैंड वही थे, वही टच था, वही सब कुछ था, लेकिन अब उनको वो फीलिंग आ गई। तो ये थेरेपी मैजिकली ऐसे काम करती है, तो हमें मजबूर होना पड़ता है इस चीज़ पे यकीन करने के लिए। जैसे मेरा खुद का इशू रिजॉल्व हो गया, मैं ट्रिगर नहीं होती अब। अगर कोई कहता भी है तो भैया तुम्हें लग रहा होगा ठीक है, लड़कियां नहीं कर सकती, तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमें जो करना होगा हम कर दिखा देंगे। लेकिन पहले अगर होता, बहस छिड़ जाती, गुस्सा आ जाता, और वो गुस्सा भी नेक्स्ट लेवल का ही पहुंच जाता था कि मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का। तो ऐसा होता था। तो मेरा खुद का इशू रिजॉल्व हो गया, और मैंने इतनी सारी स्टोरीज अभी आपके साथ चंद ही शेयर की हैं। तो इसलिए मेरा पक्का विश्वास बन गया है कि इस थेरेपी में मैजिक है, और लोगों के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। 2 स्टूपिड सवाल है मेरे इस पे। क्या पहला सवाल, जब ये लोग पास्ट लाइफ में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप भी गए, राइट, आपने देखा, विजुलाइज किया, क्या आप जैसे अभी दिखते हो सेम वैसे ही दिखते थे उसमें भी, या ऐसा भी हमें कुछ पता लगता है कि हम विजुलाइज कर पाते हैं कि हम वही हैं, या हमारा ब्रेन, चाहे हम अलग भी दिखते हो बट ब्रेन हमारे को वैसे ही विजुलाइज करता है बिकॉज हमने अपने आप को वैसे ही देखा है? ओके जब मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किया तो मैंने जो वहाँ पर मुझे सीन दिखाई दिया वो बिल्कुल कच्चा रास्ता और बिल्कुल पुराने टाइम के जो लोग कपड़े पहनते थे और कच्ची मिट्टी के बर्तन थे, वो सब वैसा ही गेटअप मुझे सब दिखाई दिया। बट आप तो देख रहे होगे ना, आपको खुद
नहीं देख पा रहे होगे अपने आप नहीं, को। अंदर की बात बता रही हूँ मैं, जो हाँ। मेरे हेड में उस टाइम पर हाँ चल नहीं रहा था। मतलब बट अंदर के आप जब विजुअलाइज कर रहे थे हाँ, आपके हेड में जो सीन चल जो रहा मेरे था। अंदर चल रहा था मैं उसका बता रही हूँ। हाँ हाँ तो हाँ, मेरे को जो अपनी वो शक्ल दिखाई थी, हाँ, वो ये वाली शक्ल नहीं थी। अच्छा वो ऐसी एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं होती, लेकिन वो इतना होता है कि आपको आइडिया लग रहा होता है कि आप एक फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो। अच्छा, मतलब ऐसे जेंडर भी चेंज हो जेंडर भी सकता है। चेंज हो सकता है, लेकिन मैं जब थी मैं फीमेल बॉडी में ही थी। सेम हाँ ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ अच्छा बिल्कुल। अच्छा और ऐसे मैंने बहुत सारी थेरेपीज करी हैं, जिसमें आज फीमेल की थेरेपी करी हूँ, लेकिन वो मेल बॉडी में थी। अच्छा ऐसे भी थेरेपीज करी हैं। अच्छा। तो उसमें जो अंदर का है वो मैं बता रही हूँ, तो उससे हमें प्रॉपर सेंस लग जाता है, सब चीज़ें पहचान में आ जाती है, दिमाग उसका सेंस लगा देता है। वो जो हमारा थेरेपिस्ट होता है, जो कमांड दे रहा होता है, वो हमें डिस्कनेक्ट कर देता है उस लाइफ से, इशू को रिजॉल्व करा देता है। जो हमने होल्ड कर रखा है इमोशन, उसे रिलीज करा देता है। इमोशनल लेवल पे मेमोरी वो सेटल हो जाती है। अब बाहर से बॉडी लैंग्वेज, जब मेरी थेरेपी हुई थी तो मेरे थेरेपिस्ट बता सकते हैं कि मेरी बॉडी कैसे बिहेव कर रही थी, लेकिन मेरा जो था कि जब नदी में कूदने वाला सीन था, तो वहाँ पर मेरे साथ का जो मेरा एक साथी था, जो जिसके साथ मैं खेली थी, पली बड़ी थी, वो मुझे बचाने आया था। हाथ उसने मेरा कस के पकड़ा था। तो जब मैं उठी थेरेपी से, तो मेरे इस वाले हाथ में बहुत पेन था, जैसे किसी ने मेरा हाथ कस के पकड़ रखा हो, क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बहुत रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं हाथ छुड़ाकर कूद गई थी। तो जो है ना, मेरे इस वाले हाथ में पेन था क्या बात जब कर मैं रहे हो? उठी थी। उस लाइफ का पेन Yes. इस लाइफ में ट्रांसलेट हो रहा है रियल टाइम। मेरे हाथ में बिल्कुल पेन था, वही जो मैं सीन देख रही थी, और मेरी बॉडी में जो है ना वो पेन लोग ना फील कर मतलब रहा जब था। इसको देखेंगे तो वो बिलीव बिल्कुल नहीं हाँ, ये करेंगे। बहुत मुश्किल होता है, लोगों की गलती नहीं है इसमें। ये विश्वास करना वास्तव में मुश्किल होता है। पहले मेरे लिए भी मुश्किल था बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप खुद पे ऐसा कुछ आप देखते हो, करेक्ट। और या आपने इतने सारे लोगों को हील किया है, इससे यकीन तभी आता है। लोगों को सुनी सुनाई बातों पर यकीन कम आता है, और करें भी क्यों यकीन ना। मैं ये नहीं कहती कि आप जो भी सुन रहे हैं वो कर रहे हैं 100% यकीन कर लें। आपके डाउट्स बिल्कुल जायज़ हैं, आपके क्वेश्चन उठाने बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें वास्तव में बहुत मुश्किल है विश्वास करना। लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मैं इस तरीके की केसेस देखती हूँ, तो मुझे भी पहले जो आज लोगों को सुनकर देखकर लगेगा कि क्या फंटेबाजी की बातें हैं, क्या बेकार की बातें हैं, ये सब क्या बात हो रही है। कुछ लोग क्वेश्चंस भी देंगे, हो सकता है कुछ लोग अपना एग्रेशन भी दिखाएं, इस पे बैड कमेंट्स भी डाल दें, लेकिन उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें वास्तव में बहुत मुश्किल होती हैं विश्वास करने की। लेकिन सच में मेरे हाथ में पेन था, लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं अगर इसको डिकोड करूं, तो मैं ऐसे डिकोड करूंगी इसको कि उस टाइम पर मेरे माइंड में जो चल रहा था, तो मेरा माइंड मेरी बॉडी को सिग्नल दे रहा था, और इसलिए मेरे हाथ में पेन था। तो मैं तो एज ए साइकोलॉजिस्ट उसको इस तरीके से डिकोड कर रही हूँ कि ये उस लाइफ से कनेक्टिंग नहीं, मेरे माइंड में वो जो चीज़ चल रही थी, जिसको मेरा माइंड रिकॉल कर रहा था या बना रहा था, जो भी था, तो उससे ना मेरे हाथ में पेन था उसकी वजह जैसे से। कई बार ऐसे होता है ना, हम सो रहे हैं और हमें एकदम सा फील होता है कि हम कहीं गिरने वाले हैं, और हमारे को रियलिटी में वो झटका लगता है बॉडी एग्जैक्टली, में। बिल्कुल, हाँ है ना। तो वो पेन था। अब जैसे मैं दूसरे लोगों की थेरेपी करती हूँ, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को हमें देखना ही होता है उस टाइम पर, क्योंकि अगर कहीं पर भी वो अटकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, तो हम उनको संभाल लें, और कैसे एकदम से एब्रप्टली ट्रांस को तोड़ना है और उनको बाहर सेव करना है, बिल्कुल वो सब चीज़ें ही हमारा काम होता है पूरी थेरेपी में। बट हम उसे टाइम भी देते हैं कि वो, ताकि उन चीज़ों को रिकॉल करे, प्रोसेस करे, रिलीज़ करे। ऐसा नहीं कि हर समय बिल्कुल ओवरलोडिंग कमांड रखते हैं, बीच बीच में थोड़े से पॉजेस भी लेते हैं हम। पर जहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे क्लाइंट के लिए कुछ इस तरीके का हो सकता है, तो हम वहीं पर ही इंटरफेयर करके कमांड के ज़रिए उसको संभाल लेते हैं। मतलब इससे नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है। शौकिया तौर पे हम किसी की नहीं करते। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैम प्लीज़ मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखा दो, बता दो। तो हम कहते हैं सॉरी मैं नहीं दिखा सकते आपकी पास्ट लाइफ, आपके पास कोई जेन्युइन इशू होगा, और वो जेन्युइन इशू नहीं कि उसने आके मुझे बता दिया, बस फेक कर दिया। हम प्रॉपर उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री बनाते हैं, और वो सब चीज़ें जब उसका सच में जेन्युइन इशू होता है, उसके बाद उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का अपॉइंटमेंट मिलता है। ये कोई शौकिया तौर पर नहीं करते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट मिलती भी कहाँ है? एक साल, 1.5 साल, 6 महीने तो मिनिमम वेटिंग है। जी, वो वेटिंग तो रहती है, तो लोग वेट करते हैं क्योंकि वो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में आज तक बहुत ही फेयर काम किया है। जो चीज़ है जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, जिसके लिए पूरा का पूरा मैं लॉजिकली सेटिस्फाइड हूँ, और एक्सपीरियंस बेस्ड पूरा का पूरा, केवल ये नहीं कि कोई चीज़ कहीं लिखी है या कहीं से सुनी है, तो उसी को मैं प्रैक्टिस करती हूँ। इसलिए हमारा जो हीलिंग रेट है, वो आप ऐसा मानो कि 99% लोग हील हो ही जाते हैं। 99% इज अ वेरी बिग नंबर। यस, और मैं ओपनली इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ क्योंकि ये सच है।
तो बिगड़े हुए केसेस आते हैं हमारे पास और बिना किसी दवाई के थेरेपीज से ही वो ठीक हो जाते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट साइकोथेरेपीज यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद, जैसे हिप्नोसिस। आज तो सेंटर हमारा हिप्नोसिस था, हाँ तो इसलिए हमने हिप्नोसिस की सी बात करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर समय बस हिप्नोसिस ही करती रहती हूँ। ऑफ कोर्स। मैं और भी बहुत सारी थेरेपीज इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज पॉडकास्ट में हमें हिप्नोसिस से डिस्कस करना था, और हिप्नोसिस वाकई ही एक इतना इफेक्टिव साइकोथेरेपी है जिससे कि रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं आपके। करेक्ट। लेकिन वो तभी इफेक्टिव हो पाती है जब आपको साइकोलॉजी की डीप नॉलेज हो। तो जो लोग भी इस तरीके से इश्यूज़ के लिए अपने अपॉइंटमेंट की वेटिंग करते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। और जहाँ पर भी हमें लगता है कि क्लाइंट का नुकसान हो सकता है फ़ायदे की बजाय, तो हम वो थेरेपी नहीं देते उसको, हम स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं और उसको समझा देते हैं कि आपके लिए ये क्यों नहीं है, ये चीज़ अच्छी है बट आपके लिए नहीं है। जैसे मेरे पास आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट, उनके घर वाले कि मैम कर दो ना आप थेरेपी, कुछ नहीं है। तो उनको एक्सप्लेन कर देते हैं हम कि अच्छी की जगह गलत हो जाएगा, ये ऑलरेडी हेलुसिनेशन वाले जोन में है और वहाँ पर हम कुछ इमेजिन करा रहे हैं। जो इमेजिन कराया है इन्होंने, कुछ हमने कमांड दी और उनके दिमाग ने उसको कुछ और बना लिया, तो वो रिस्की है। करेक्ट। तो हम बहुत फेयर तरीके से करते हैं, मना कर देते हैं उनको उस तरीके से कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है पर ये। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फैसिनेटिंग है। इसमें जितना डेप्थ में आप जाते हो उतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप बहुत कम जानते हो, क्योंकि हर दिन आपका कुछ नया एक्सपीरियंस होता है और हर एक की कहानी अलग है, हर एक की स्टोरी बिल्कुल अलग है। बट क्या आई एम श्योर it's very difficult for you to answer right now or maybe not even in future, but मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, आपके पास बहुत सारे VIPs आते हैं, VVIPs आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते होंगे, लॉट ऑफ पीपल हु हैव अचीव्ड सो मच इन देयर करियर्स, इन देयर ग्रोथ, जहाँ पे भी वो हैं बहुत कुछ कर लिया है, बट क्या उनकी भी कहानियाँ, उनके भी इश्यूज सेम ही है जैसे कॉमन आदमी के हैं? देखिए आजकल जो हो गया है, मैं ना ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ और VIP के केसेस ही देखती हूँ। अच्छा। जो कुछ मैंने आपको ऐसे विलेज बैकग्राउंड के या कुछ वो देखे, ये सारे मेरे थोड़े पुराने केसेस हैं। आजकल इस तरीके के केसेस मैं कम ही देख पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो आते हैं अभी वो सेलिब्रिटी प्रोफाइल के या मतलब पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड से लेकर इस तरीके के लोग ज़्यादा आते हैं। तो अभी जो लोअर मिडिल क्लास है वो पूरा एक सेगमेंट हमसे चला ही गया है, क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते। मैं ऑलरेडी इतना बिजी टाइम की भी तो कमी है। यस। और जो अपर मिडिल क्लास है जो वेट कर लेता है काफ़ी टाइम तक कि अपॉइंटमेंट लेना ही है, जिसको ये है कि अदरवाइज जो एक रिच क्लाइंटेज है या जो बिल्कुल सेलिब्रिटी प्रोफाइल के लोग हैं वो हमारे पास ज़्यादा रहते हैं। तो कुछ चेंज देखा कि यार इन लोगों में ये होता था, इनमें अब इस टाइप का ज़्यादा होता है, ऐसा भी कुछ होता है? डेफिनेटली आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से आप ना प्रोग्राम हो जाते हैं। तो गरीब आदमी की अलग और अमीर आदमी की साइकोलॉजी डेफिनेटली अलग है, इसीलिए गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर अमीर बनता चला जाता है ना। उसको जैसा इन्वायरमेंट, जिस तरीके का एक्सपोजर मिलता है उसको, तो वो सारी चीज़ें ही उसको अलग बनाती हैं। लेकिन इमोशनल लेवल पर सब एक जैसे ही होते हैं। रिलेशनशिप में सेलिब्रिटीज़ की भी उसी तरीके की प्रॉब्लम है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, या फिर चीटिंग कर रहा है कोई पार्टनर किसी भी तरीके से, या वो अपनी अपनी वेल्थ को लेकर जो उन्होंने क्रिएट करी है उसको लेकर इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि बड़ी अनसर्टेनिटी भी होती है ना, कभी अफेयर हो जाते हैं, कभी डाइवोर्स का हो जाता है। आजकल तो बहुत सुन रहा हूँ तो मैं बहुत कि बहुत सारी होते हैं ऐसी अब तो। चीज़ें होती हैं। और ऐसे ही जो नशा है उसमें अल्कोहल का, स्मोकिंग का एडिक्शन, बहुत सारे कंपटीशन, जेलसी, अनफेयर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें भी क्या है कि ना आपका करियर जैसा चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन दूसरे का करियर अगर आपसे अच्छा चल रहा है तो उस पर भी तो आपकी नज़र रहती है ना। करेक्ट। चलिए आपकी खुद की नज़र भी ना हो, लेकिन दूसरे लोग आपका फोकस शिफ्ट करवा ही देते हैं उस तरफ, बोल बोल कर उस तरीके से। तो वहाँ पर क्या होता है कि उन लोगों में भी जेलसी होती है, उन लोगों में भी बहुत अनफेयर कंपटीशन होता है, उन लोगों का लाइफस्टाइल भी काफ़ी अनहेल्दी भी होता है, क्योंकि शूट्स के शेड्यूल, अगर हम केवल एक्टर्स की बात करें तो उनके शूट के शेड्यूल्स कई बार इस तरीके के होते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा उस तरीके से नहीं जी पाते। स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उसको रिलीव करने के लिए, या पार्टीज़ इस तरीके की होती हैं, कल्चर उधर ऐसा होता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे ऐसा लगता है जैसे कॉमन सी चीज़ें हैं। और देखो पैसा अपने आप में एक नशा होता है, स्टारडम अपने आप में एक नशा होता है, सब लोग हैंडल उसको उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो सबके अपने अपने इश्यूज़ होते हैं। जैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, उनका बहुत एम्बिशियस हैं, तो उनका अपना मैनेजमेंट से रिलेटेड और
बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के होते हैं, बड़ा सारा लोन लिया हुआ होता है, ही फैमिली को stress टाइम है। नहीं दे पा रहे हैं, नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। सबके अपने अपने इश्यूज अलग अलग होते हैं, लेकिन मोर और लेस कुछ इश्यूज कॉमन ही होते हैं जो रिलेशनशिप में देखे जाते हैं उनके, या उनके अपना जो कंपैरिजन या अपनी लाइफ को देखने का जो लेंस होता है उनका, उसमें बहुत सारे लोगों को पार कर कर ही देखते हैं। चाहे वो एक मिडिल क्लास आदमी को देख लो आप, या किसी सेलिब्रिटी प्रोफाइल आदमी को देख लो आप। सबसे बड़ी घूम फिर के तो लोनलीनेस है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस और स्लीपलेसनेस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को, पॉलिटिशियंस को, बॉलीवुड वालों को, सब लोगों में है, प्रेजेंट है। कुछ लोग दवाइयाँ लेकर मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोग हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योगा को भी अपना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो लोग मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं वो सारे ही जो है ना अल्कोहल एडिक्टेड हैं, या सारे ही ऐसे हैं कि जिनको नींद नहीं आती है। बहुत सारे बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करते हैं, जैसे मेरे ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं जो जिम भी जाते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर से बहुत हॉलो फील कर रहे हैं, अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं, अनसक्सेसफुल फील कर रहे हैं। हम उन्हें बाहर देखकर ऐसा फील कर रहे हैं कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनको लगता ही नहीं कि वो सक्सेसफुल हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्या है ज़िंदगी, ये जो सब चीज़ें उनको अभी तक मिला है वो सब इस रेफरेंस से मिला है। मैं अभी वही, मैं तो क्या मतलब, वो तो बहुत सेलिब्रिटी लेवल की बातें कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, बट मैं इन ए वे थोड़ा बहुत वही एलिमेंट टच कर रहा था ना, कि आप कुछ भी कर लो आपको वही फील होता है कि क्या हम डिजर्विंग हैं, या क्या हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कभी कभी वो फील आ जाता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जिसमें कि एक पर्सन को ऐसा लगता रहता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, उसकी सेल्फ स्टीम लो होती है। Correct. तो ऐसे बहुत सारे अभी जो नए आए हैं, जो यंगस्टर्स बहुत आए हैं, उसमें बहुत है, उनमें भी बहुत है। क्योंकि देखो क्या है ना, अगर बॉलीवुड की वो सुनो तो नेपोटिज्म और ये सब चीज़ें चलती रहती है, इस नाम पर इन लोगों को भी तो बुली किया जाता है। बिल्कुल। और इनको भी एक तरीके से कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा है कि तुम्हें इसलिए चांस मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी पीढ़ियाँ चली आ रही हैं। करेक्ट। तो ये भी तो इंसान ही है ना, इनको भी तो अफेक्ट करता है ना ये चीज़ें। करेक्ट। या और दूसरों को भी करता है इस बात को लेके कि यार मैं उससे अच्छा काम करता हूँ बट उसको चांस मिल गया। बिल्कुल, ये सब चीज़ें तो मोर और लेस ना सब ह्यूमंस ना ऐसे ही होते हैं। आप ये देखिए कि मेरे सामने अगर कोई सेलिब्रिटी भी है और अपने रूम में बैठ कर ले रहा है, तो वो भी नॉर्मल अपने पजामे में बैठ कर आराम से चाय कॉफ़ी पीते हुए नॉर्मल बात करते हैं। उनसे आप बात करो तो जो स्क्रीन पर बहुत ही अलग तरीके से आपको दिखाई देते हैं, हाँ, वो बिल्कुल बात करने में बिल्कुल नॉर्मल ही होते हैं। जैसे एक सेलिब्रिटी थी तो वो अरहर की दाल चावल खाते खाते सेशन अटेंड कर रही थी उस टाइम पर, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो उसको खाता हुआ देख के बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है और आराम से पालथी मार के बोले जा रही है, बीच बीच में दाल चावल खाए जा रही है और बिल्कुल नॉर्मल मस्ती से बात कर रही है आराम से। तो उसके अपने कुछ सर्टेन इश्यूज थे जिसको वो बढ़ने नहीं देना चाहती थी। तो अगर मैं इस बात को सम अप करूँ तो इंसान इंसान ही होता है, वो किसी भी धरती पर पैदा हुआ हो, ठीक है ना, वो चाहे यहाँ का हो, अमेरिका का हो, या कहीं का हो, कहीं का भी हो, इंसान इंसान ही होता है। उसके अंदर जेलसी भी है, उसके अंदर कंपैरिजन भी है, उसकी भी नींद डिस्टर्ब होती है, उसको भी एंग्जाइटी होती है, उसके अंदर भी नेगेटिव थॉट आते हैं, उसको भी हॉलोनेस फील होती है, लोनलीनेस। ये सब चीज़ें सब लोगों में प्रेजेंट हैं। एक लास्ट चीज़ बता दो बस। बिल्कुल। इनसोम्निया जो है, जिस नींद की, क्योंकि हम दो तीन बार आप बात बोल चुके हो, राइट, स्पेशली इन लोगों में बहुत होती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम कर रहे हैं उनमें और भी ज़्यादा होती है। सो हाई स्टेक्स तो नींद उड़ना इज़ लाइक नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, राइट। मुझे भी खुद को नींद नहीं आती रात को। इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 2 to 3 hours टू स्लीप। अच्छा। मतलब अगर मैं लेटा हूँ या फिर मेरे माइंड को ना वो ट्रेनिंग मिल चुकी है कि भाई तुझे आनी ही नहीं है नींद। सो समहाउ कंडीशन माई सेल्फ इन दैट थॉट। और जबकि मुझे पता भी है ये बात, और मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियरली कि कितना ऑनेस्टी से मेरे को पता है कि मेरे को नींद नहीं आती और मेरे माइंड को ट्रेनिंग मिल चुकी है कि नींद नहीं आने वाली। तो मोस्ट पीपल स्पेशली इन दीज डेज आर गोइंग थ्रू दिस, राइट, इंसोम्निया बोल लो, यार मे बी स्लीप डिप्राइव्ड बोल लो, उसको कुछ भी बोल लो। हाउ डू पीपल गेट रिड ऑफ दिस, व्हाट डू दे डू? देखिए, इसके लिए ना यहाँ मैं बता देती हूँ, हमारी एक ऐप है डॉक्टर कृषिका जन ऐप, जो कि फ्री ऐप है सबके लिए। तो उसमें इंसोम्निया की मेडिटेशन अफर्मेशंस हमने उसमें अपलोड कर रखे हैं। तो बेसिकली वो क्या है, आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, आपके बेड टाइम में आपकी एक पॉजिटिव कंडीशनिंग करने के लिए है कि आपको बेड पर लेटते ही जैसे ही आपका सर आपके पिलो से टच होता है और आप एकदम रिलैक्स फील करते हैं और आपको गहरी नींद आ जाती है। तो इसको ना कंडीशनिंग करनी है। अभी आपके ब्रेन की करंट कंडीशनिंग क्या है कि मैं बिस्तर पर लेटूंगा, 2-3 घंटे में नींद आएगी, ठीक है। तो अब आप बिस्तर पर लेटेंगे तो जैसे ही आपका ब्रेन वो सेंस करेगा कि आप अपने बिस्तर पर लेट गए हैं, तो वो अब आपको एक अवेक स्टेट में रखेगा 2-3 घंटे तक, ठीक है ना।
जबकि जैसे ही आप लेटते हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है ना रेस्ट मोड में जाती है, ऐसे होती है, तो आप ना कॉन्शियस से सबकॉन्शियस स्टेट में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ह्यूमंस की स्पाइन इरेक्ट हुई वैसे वैसे तो अवेयरनेस का लेवल बढ़ता गया हम Correct. लोगों में। लेकिन लेटने वाली पोजीशन में हम जैसे थेरेपी भी करते हैं तो लेटाकर इसीलिए करते हैं ताकि उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ावा रहे। लेकिन अगर लेटने के बाद भी आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग उससे रोक रही है। तो आप 2-3 घंटे तक एक अवेयर स्टेट में हैं। तो अब आपके माइंड को ना बेड पर जाने से पहले ही आपको सजेशन देना, एक लीडिंग सजेशन, कि जैसे ही मैं बेड पर जाऊंगा और जैसे ही मैं लेटने के लिए मेरी स्पाइनल कॉर्ड बेड की तरफ झुकेगी तो उस मोशन में ही मेरी बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। और जिस मोमेंट में मेरा हेड पिलो को टच करेगा तो मैं डीपली रिलैक्स हो जाऊंगा। और करवट लेते ही, अगर आप किसी करवट से सोते हैं तो करवट लेते ही मुझे गहरी नींद आने लगेगी। अब ये सजेशन पहले दिन ज़रूरी नहीं कि आपके लिए काम करेगा, लेकिन अगर आप इसे रीइंफोर्स करते रहे तो आप देखेंगे कि विद इन अ वीक ये सजेशन आपके लिए अब काम करने लगेगा। और आपको ना एक प्रिटेंड भी करना है, जैसे एक होता है जम्भाई क्रिया, कि आप ना अगर अभी बैठे बैठे भी हम इस तरीके से प्रिटेंड करने लगे यॉर्निंग का, तो इससे ना हमारी बॉडी एंड ब्रेन ट्रिगर हो जाएगा। और इससे हमारी पहले से ही बहुत डीप कंडीशनिंग है कि ये आलस आ रहा है नींद की। तो बेड पर लेटते ही अगर आपने इस तरीके से यॉर्निंग वाली एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी, फेक यॉर्निंग, फेक यॉर्निंग करनी आपने स्टार्ट कर दी, तो उससे भी क्या होगा कि आपका ब्रेन ना एक मैसेज रिसीव कर लेगा, इट्स टाइम टू स्लीप। तो ये सारे हैक्स हैं जिससे कि आप बहुत जल्दी नींद ला सकते हो। या आप रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दो, तो आपने रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट की और हर बार अपनी और हर बार अपनी टोन डाउन करते चले जाओ, तो आप देखोगे कि आपकी ना रिवर्स काउंटिंग करने से भी आपका कॉन्शियस ब्रेन सरेंडर कर देगा और आप नींद में चले जाओगे। या आप सारा का सारा अवेयरनेस अपने टोज पर ले आओ, ठीक है ना, आप अपने लेग्स पर एकदम फोकस करो, सारी अवेयरनेस टोज पर ले आओ, सारा इकट्ठा कर लो और बॉडी को एकदम से बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। आप देखोगे कि एक जगह अवेयरनेस इकट्ठा करने से भी आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। या शवासन में आप बॉडी को लूज छोड़ दो। ये सारे बहुत ही क्विक ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि एकदम से आप ना नींद वाली स्टेट में एंटर कर जाते हो। तो जब थॉट्स आते हैं, जैसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं सोते टाइम कि भाई ये होना चाहिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या जब मैं अपनी बॉडी को पहले से बोलूँगा, सिग्नल दूंगा कि अब तू जब लेटेगा तो तू सो जाएगा, उस टाइम माइंड शांत हो जाएगा, सो जाएगा नहीं, कि बिस्तर पर लेटते ही मेरा माइंड एकदम शांत हो जाएगा, मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी इस तरह से। फिर भी अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है ना, जैसे एक रिचुअल बिफोर बेड, एक रिचुअल आप बना सकते हैं कि आपने ना अपने आप को एक सजेशन दिया कि बेड पर लेटने के बाद अगर मेरा दिमाग मेरे को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करेगा कि ये जॉब पेंडिंग है, कल को ये काम है, तो वो सारी चीज़ें ना मैं कल करूँगा। तो आप बेड पर जाने से पहले ही अपने आप को एक सजेशन दें कि मैं आज के दिन से फुली सेटिस्फाइड हूँ, जितना मेरा आज का गोल मैंने सेट किया था वो मैंने अचीव कर लिया है, लेकिन मेरा माइंड क्योंकि मेरे फेवर में 24/7 काम करता है, तो अब मैं अपने माइंड को ही, क्योंकि आप प्रोग्राम करें तो आप अपने माइंड को इस तरीके से बोलेंगे कि अब मुझे याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जो पेंडिंग काम है वो नेक्स्ट मॉर्निंग याद दिलाना। तो आपने पहले से अपने माइंड से एक बात कर लिया है, तो अब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि आपको बेड पे लेटने के बाद वो सारी चीज़ें थॉट्स आएंगे। अगर फिर भी आ रहे हैं तो आप उनको इस तरीके से कि जैसे वो मेंटल बोर्ड पर ना आपके थॉट्स लिखे हुए आ रहे हैं और आप ना उसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हो इस तरीके से, और जैसे जैसे आप क्लियर कर रहे हो वैसे वैसे आपको ना नींद आती है। थोड़ा सा आपको फेक करना पड़ेगा कि वैसे वैसे आपको नींद आ रही है, वैसे वैसे। और आप जैसे ही अपनी बॉडी से ये फेक करना स्टार्ट करते हो तो बॉडी के ज़रिए माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है और माइंड की कमांड्स के ज़रिए बॉडी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था ना कि वो जो मैं देख रही थी अंदर, मेरे हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया था। अगर आपको मैं 4 बार बोलूँ रिलैक्स रिलैक्स, क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स, तो आप देखते हैं कि वो रिलैक्स से ही ना आपकी बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी एकदम से। तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं, आपने बोला यार बेड पे जाऊंगा 2-3 घंटे नींद नहीं आएगी, फिर नींद आएगी, तो आपने माइंड को ये कमांड दे रखी है, सिग्नल दे रखी है। अब माइंड तो हाँ जी का ही नौकर है, अब वो बेड पर जाएंगे तो वो तो आपकी कमांड के अकॉर्डिंग आपको वो एक स्टेट में रखेगा। लेकिन अब आपने पहले ही इतनी डीप प्रोग्रामिंग कर ली, इसके न्यूरॉन्स के पैटर्न्स बड़े स्ट्रांग बने हुए हैं, अब आपने आज नई कमांड दी तो वो एक बेबी कमांड है, वो पहले दिन ही उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी।
तो आपको उसे रिपीट करके रीइंफोर्स करके उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब आप उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे तो आप पहली वाली को फीड करना बंद कर चुके होंगे, तो पहली वाली आप डिप्राइव्ड हो जाएगी, तो वो फीड नहीं हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी, और इसको आप स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग होगी ये रिप्लेस हो जाएगा अपने आप, और फिर आपके हफ्ते 10 दिन में ही नींद एकदम से सेटल हो जाएगी। आपने एक चीज़ बोली कि जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे इस स्टेट में होती है तो रिलैक्स स्टेट होता है, ठीक है। बहुत लोगों को आज की डेट में आदत है कि वो लेट के काम करते हैं या काउच पे काम करते हैं, काउच पटाटो भी बोलते हैं हम उसको, या हम लेट के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, एंड क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड उस टाइम पे लेटी हुई है, विच वॉज यूज टू बी अ रिलैक्स स्टेट अर्लियर, बट नाउ इट इज़ मोर लाइक अ वर्क स्टेट या अवेकन स्टेट, क्योंकि हम उस टाइम पे टीवी देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। तो क्या ये भी एक रीज़न है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इवन इफ वी हम लेट जाते हैं तो भी वो अवेक रहती है? देखिए, जैसे मैंने ना अभी पार्शली थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड बेंड कर हाँ, रखा है, हाँ। तो ये एक मेरी रिलैक्स स्टेट है, मैं इस टाइम बहुत कंफर्टेबल उसमें हाँ। में बैठी हूँ। लेकिन अगर मैं पूरी लेट जाऊंगी तो मैं इतना लंबा आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, बात करते 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 मुझे आलस आना हो जाएगा, और मैं एक दिन में भी नींद वाली स्टेट में चले जाऊंगी। अब जो आजकल के आप बात कर रहे हैं कि लोग लेट की बात करते हैं, तो एक तो कुछ लोग ऐसे हैं पेट के बल लेट कर काम करते हैं, और ऐसे लेट कर तो पूरा तरीके से कोई काम नहीं करता, बस मोबाइल ही देखते हैं। तो जो लोग लेट कर काम करते हैं वो ऐसे पार्शल लेटे वाले स्टेट में काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि वो ना एक ऐसे मोड में रहते हैं जहाँ पर वो बहुत सारी नई चीज़ों को कैच करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। घिसा पिटा एक पैटर्न ही रिपीट करते रहते हैं बार 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 बार। नई चीज़ को करने में उन्हें बड़ा जोर पड़ता है, क्योंकि वो अलर्ट स्टेट में होती ही नहीं। अलर्ट स्टेट ही होती है जब भी आप कोई नया काम सीखते हैं, तो आप एकदम अलर्ट उसमें होते हैं ना। अभी मैं तो इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो मुझे कोई रटी रटाई या नई चीज़ तो बोलनी नहीं है, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में भी फ्लो स्टेट में हूँ एक, राइट। क्योंकि आपको लेकिन प्रैक्टिस है उसकी, प्रैक्टिस है उस चीज़ की। लेकिन अगर मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो ऐसे करके मुझे तुरंत बॉडी मेरी चेंज हो जाएगी, एकदम आगे हो जाएगी। करेक्ट। तो जो लोग भी इस तरीके के पोस्चर को मेंटेन करके रहते हैं, वो एक घिसी पिटे रिपीटेशन का ही काम करते रहते हैं, बट दैट अफेक्ट्स नेगेटिवली, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है, और उनकी गलत प्रोग्रामिंग हो रही है। क्योंकि जहाँ पर भी उनको अलर्ट स्टेट में बैठने के लिए मौका मिलेगा, फिर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी उस पोस्चर की आदी हो जाएगी। उनको हमेशा काम ही वैसा करना मन करेगा, फिर वो बिल्कुल वैसा ही मन करेगा। तो उन ऐसा नहीं कि वो बाद में चेंज नहीं हो पाएंगे, बट फालतू में एनर्जी और एफर्ट्स लगेंगे। रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो जब क्यों भी लेट तो गलत कर रहे प्रोग्रामिंग हो, करो, सीधे बैठ के काम करो। एग्जैक्टली। आप बच्चों को भी देखो, क्लास में क्या बोलते हैं, सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट, है ना, सीधे बैठो। जैसे ही अगर बच्चा थोड़ा सा भी ऐसे, तो सीधे बैठो। करेक्ट। इसीलिए पढ़ने के लिए कब बोला जाता है कि चेयर टेबल पर बैठो और तब पढ़ो। बेड पर बैठकर पढ़ने के लिए इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि आप उस टाइम पर उस जोन में होते ही नहीं हो, तो आधी अधूरी चीज़ें जाती है। आपको भ्रम होता है कि मैं तो इतनी देर से बैठकर पढ़ रहा हूँ या मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमियाँ रहती हैं, या आपके दिमाग में लगता है उस टाइम पर आपको सब याद आ गया, सब सेट हो गया, लेकिन वो सेट नहीं होता, वो निकल जाता है। क्योंकि जब आपको परफॉर्म करना होगा, सपोज करो किसी इंसान ने प्रिपरेशन ऐसे करी और परफॉर्म ऐसे करेगा, तो ये आपकी बॉडी और माइंड के लिए दो अलग अलग कंडीशन हो गई। करेक्ट। तो जो बच्चे घर में लेट कर बेड पर पढ़ते हैं या सोफे पे पड़े रहकर पढ़ते हैं, वो स्कूल में जाकर जब एग्ज़ाम लिखते हैं या कोई भी टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, तो उनको याद नहीं आता पूरा, क्योंकि ब्रेन ने जब उसको रजिस्टर किया था तो एक रिलैक्स मोड था, और जब वो उसको रिट्रीव कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, तो एक अलर्ट मोड है। दोनों जोन अलग है। मैंने इस अलमारी में सामान रखा है और मैं निकाल इस अलमारी में से रही हूँ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो बिल्कुल ऐसे फेक करो कि जैसे अभी वहीं पर हो। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो या किसी भी तरीके का, आप देखो ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्रिकेट का, तो वो प्रैक्टिस मैच कैसे खेलते हैं, वो ऐसे मानकर खेलते हैं कि जैसे हम रियल में मैच खेल रहे हो। लेकिन अगर वो अपने ही घर के गार्डन में टुक टुक करके ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई प्रैक्टिस थोड़ा ना है, वो थोड़ा ना प्रैक्टिस काम आएगी उनके वहाँ पर। तो वो जो भूल जाते हैं बच्चे, वो इसलिए भूल जाते हैं, या ढंग से पूरा भी नहीं भूलेंगे, लेकिन हाँ पढ़ा तो था, याद तो आ रहा है, लेकिन वो उसको उस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे दिमाग में से, क्योंकि जोन शिफ्ट है। इस पे एक और चीज़ मुझे मेरे दोस्त ने भी बोली थी, और विच इज़ वेरी वेरी वेल अलाइंड। उसने मेरे को कहा था कि भाई अगर तेरे को नींद नहीं आती ना, तो तू सेम रूम में काम मत कर जिस रूम में तेरा बेड है, क्योंकि माइंड को लगता है इस रूम में काम ही होता है। इज दिस ट्रू? यस, 100%। तो जब हम स्लीप हाइजीन सिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो हम उनको बोलते हैं कि बेड इज़ मेंट फॉर स्लीप और सेक्स। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपका स्लीप के साथ एक दूसरी एक्टिविटी भी होगी। अदरवाइज अगर आप अनमैरिड हो तो केवल स्लीप के लिए।
आज लेकिन आदमी खा भी वहीं पे रहा है, काम भी वहीं पर कर रहा है, मोबाइल भी चला रहा है, बुक भी पढ़ रहा है, दिन में गप्पे भी वहीं पे मार रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं ऐसे करके। तो बेड की ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से एंकरिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर मल्टीपल एंकर्स उसके पड़े हुए होते हैं, तो ब्रेन कंफ्यूज मोड में चला जाता है कि अभी आप यहाँ पर हो तो किस लिए हो। और फिर जब आप वर्क भी वहीं पर कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे विजुअल क्लूज भी होते हैं ना, जो देखकर आप ट्रिगर होते रहते हो, अलर्ट मोड में आपका दिमाग रहता है, कुछ ना कुछ याद दिला देता है। तो बेडरूम में आपका सिर्फ सोने के लिए जाना है, लेकिन आज लोग टीवी भी लगाते हैं, लैपटॉप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वहाँ पर अपनी वर्क की टेबल भी डाल रखी है, तो इस वजह से लोगों की स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो बेडरूम में कायदे में ना तो आपका टीवी होना चाहिए, और वो आपका जो लैपटॉप और मोबाइल वाला जो कहते हैं ना नो जो है ना डिवाइस जोन, वो होना चाहिए कायदे में, और आपको वर्क नहीं करना। तभी तो आपके ब्रेन की कंडीशनिंग होगी कि रूम में एंटर करते ही आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि बस अब सारा दुनिया के काम खत्म हो गए, आपको सोना है। हमने अपने घर में स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो कर रखा है, हमारे किसी भी बेडरूम में कोई भी टीवी नहीं है, टीवी सिर्फ एक एरिया में है, वही टीवी एरिया है, तो वो भी लिमिटेड टाइम के लिए चलता है। सोने से 2 घंटे पहले वो टीवी बिल्कुल भी नहीं चलता, ना किसी को न्यूज़ देखनी, ना कुछ देखनी, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एरिया है पूरे घर में, और किसी बेडरूम में नहीं। और हम अपने बेडरूम में अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन, कुछ नहीं, हम लोग अलार्म क्लॉक यूज़ करते हैं। तो हमने अलग से स्पेशली अलार्म क्लॉक जो है ना खरीद रखी है, उसमें अलार्म लगाते हैं, फ़ोन में नहीं लगाते हैं। सुबह उठने के बाद उस रूम में फ़ोन ले जाना ही अलाउड नहीं है। तो सुबह उठने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद जब हम पूरा योगा वगैरह अपना कर लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि आजकल फ़ोन भी देखना ही पड़ता है, उसके बाद हम सिर्फ ज़रूरी कोई इंपॉर्टेंट ऐसा तो नहीं, क्योंकि रात से फ़ोन बंद कर रखा था। अच्छा, फ़ोन आप बंद ही कर देते हो? फ़ोन बंद कर देती हूँ मैं, जैसे अपने क्लिनिक से निकलती हूँ 1 घंटे के बाद मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, मैं अपना फ़ोन बंद कर देती हूँ ताकि मैं क्वालिटी टाइम अपने घर पे दे सकूँ। तो इससे हेल्थ इतनी अच्छी मेंटेन हो रही है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप ना रात भर एक कंपैरिजन वाले मोड में रहोगे, आप ब्लू लाइट के एक्सपोजर्स में रहोगे, आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा कि अभी क्या करना है, क्या करना है। यस, तो स्लीप हाइजीन में हम ये सारे के सारे एक पूरे रूल्स का ना PDF देते हैं क्लाइंट को, कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कि कोई निकोटीन, कैफीन का कंजम्पशन आपको इतने टाइम पहले बंद कर देना है, बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना है, उससे पहले आपको कोई रिग्रेस एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, हैवी आपको कोई मील नहीं लेना है, इस तरीके के उसमें तमाम रूल्स लिखे हुए होते हैं। और इवन हम तो कपड़े भी कहते हैं कि आपके सोने के कपड़े बिल्कुल अलग होने चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, शाम को वही कपड़े चेंज कर लेंगे, उसी में टीवी देखेंगे, उसी में खाएंगे, उसी में सब कुछ करेंगे, उसी में सोएंगे, सुबह उठकर फिर उसी में और बहुत सारे काम करेंगे। तो हम कहते हैं जिस टाइम आपको सोना हो उस टाइम के लिए आपके एक अलग सेपरेट कपड़े कि बेड पर जाने से पहले उसे पहनो, और जब आप उठ गए हो उसको चेंज कर लो, और फिर देखो आपको कितनी अच्छी नींद आती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन यही असली इफ़ेक्टिव बातें हैं, जिससे कि आप अपनी स्लीप को एकदम फिक्स कर सकते हैं। हमारी बॉडी एंड माइंड अगर रॉन्गली प्रोग्राम हो जाते हैं तो उन्हें रीप्रोग्राम करना भी बहुत आसान है, पर बात यह है कि उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि अपने आप हो जाए, तो अपने आप ना तो कुछ बिगड़ा, सुधरेगा भी नहीं, आपने ही बिगाड़ा था और आप ही सुधारेंगे। तो आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि ये लाइफ मेरी है, इसको सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं गाइड कर सकती हूँ, मेरे चाहे कोई भी किसी भी लेवल का क्लाइंट हो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मैं आपकी गाइड हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी ऐसे एफर्ट्स नहीं डाल सकती कि मैं एक्सरसाइज करूँ और आपको बेनिफिट हो जाए। ये तो टाइम आपको ही निकालना पड़ेगा। करेक्ट। आप चाहे जैसे भी निकालो, जैसे भी मैनेज करो, ये आपका वो है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब लोगों को पूरा अच्छी तरीके से पता होती हैं, लेकिन जब एक वो थेरेपिस्ट के मुंह से सुनते हैं और उनको जो हमारा समझाने का तरीका भी थोड़ा अभी मैं समझ गया आपकी बातें ना, मैं घर जाके यही सब करने वाला हूँ आज, है ना, अपनी नींद को ठीक करना है मुझे। तो समझाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है, तो उनको वो चीज़ ना कन्फर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये तो बात सही है, ऐसे तो करना पड़ेगा। मतलब मुझे पता था, लेकिन अब उन्होंने बोला है तो सच्ची बोला है, सही बोला है। बिल्कुल, वो एक ट्रस्ट, एक बिलीफ आ जाता है, तो फिर उसके बाद वो फॉलो करते हैं, तो कोई भी चीज़ आपकी कंडीशन चेंज हो जाती है, आराम से। आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट लॉट ऑफ दीज थिंग्स, डेफिनेटली मुझे करना है ये चीज़। PDF ये कहाँ मिलेगा लोगों को? मैं आपको स्लीप हाइजीन शेयर कर दूंगी। हाँ, और मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, ताकि इफ एनीवन वांट्स टू, आई होप दैट्स ओके। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ना मैंने बहुत सारी वीडियोस, मेरे एक इंग्लिश का भी चैनल मैंने स्टार्ट किया है, चैनल का लिंक तो हिंदी का भी डालेंगे जो चैनल है उसमें, तो उसमें मैंने बहुत सारी पूरी प्लेलिस्ट है लोगों के लिए, ठीक है, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस हैं सारी,
ताकि लोगों का घर बैठे, जैसे मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि ये सारे जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं ये सब मेरे डियर वंस हैं और इनको घर बैठे ही मैं ठीक दिखना चाहती हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं आज हर पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। करेक्ट। भले ही कोई मेरे को अफोर्ड करने के लिए अपना इंतज़ाम कर ले या वेट भी कर ले, लेकिन फिर भी मेरी अपनी एक लिमिटेशन है, मैं सब लोगों को तभी भी एड्रेस नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरा एक अंदर से दिली तमन्ना है कि जिन लोगों तक मैं नहीं पहुँच सकती या जो मुझ तक नहीं पहुँच सकते, तो वो लोग घर बैठे ठीक हो जाएं। इसीलिए आज भी इतना प्रोफाइल अप होने के बावजूद भी मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने भी चालू रखे हैं। और अगर कोई भी पर्सन ऐसा आता है जो बहुत हमारे उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अपॉइंटमेंट करा दीजिए, ये करा दीजिए, हम वेट कर लेंगे, ये सब चीज़ें, तो आज भी हम नॉर्मल क्लाइंट्स को भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने वो डोर्स उनके लिए बिल्कुल हमेशा के लिए क्लोज कर लिया है, तो वो तभी भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर कोई इतना वो है तो ठीक होने का इच्छुक, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे ज़रिए ठीक हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। कोई एक सेलिब्रिटी क्लाइंट जिसके साथ आप थेरेपी सेशन करना चाहते हो? मैं ये नहीं पूछ रहा कि किया किसके साथ है, वो तो ऑब्वियसली यू कांट डिस्क्लोज, बट एक होता है ना कि मुझे इसके साथ बैठना है, इसको समझना है, इसके माइंड को समझना है मुझे। इज देयर एनीवन? देखिए ऐसे तो ना बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और मेरे माइंड में जिनकी नाम अभी भी आ रहा है, लेकिन आने वाले ही कुछ महीनों में बेसिकली जो है ना, मतलब वो हम लोग जुड़ रहे हैं थेरेपी सेशंस के लिए। मतलब आप चाहते थे उनके साथ काम करना? नहीं, मैं अब नहीं चाहती, क्योंकि अब तो मेरा होने ही वाला है उस चीज़ में, लेकिन मैं चाहती थी। अच्छा। तो मेरे ही एक सेलिब्रिटी क्लाइंट हैं, हाँ। तो जिन्होंने उनको रिकमेंड किया है, अभी उनके कुछ शूट के शेड्यूल चल रहे हैं। हाँ। और उसके बाद हम लोग आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। अरे वाह। तो कहीं ऐसा ना हो कि नाम लेने से पता चला कि वो मेरा ड्रीम पूरा होने से पहले ही वो चीज़ खत्म हो जाए। वो चीज़ है। लेकिन हमेशा से मेरा माइंड बहुत क्यूरियस रहता था कि इस पर्सन को मुझे बहुत डेप्थ में समझना है। जितना हमने बाहर की दुनिया से समझा वो चीज़ अलग होती है, लेकिन जब मैंने पर्सनली लोगों को इतने बड़े लेवल के लोगों को जाना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर से हम कभी पकड़ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर एक सेलिब्रिटी क्लाइंट जिसको आप हमेशा स्ट्रांग देख रहे हो, आप टिप टॉप देख रहे हो, और वो आपके सामने बच्चों की तरह बिखर कर रो रहा है, तो आप सोचो, जैसे आज भी बहुत सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं जो कि अगर अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं और वो ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। जैसे अभी मैं रिसेंटली आमिर खान जी का एक वो देख रही थी, तो वो आपकी अदालत में भी गए थे तो रो पड़े। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट में भी जा रहे हैं, तो अपने वो एडमिट कर रहे हैं कि किस तरह से जब वो यंग थे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए, है ना, और फिर कोविड के टाइम में जब वो घर रहे तो बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम में चले गए कि अब मुझे फिल्में नहीं करनी है। तो ऐसे बहुत सारे, वो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर से देखने में आपको कुछ अलग लगते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था जिनकी मैं बात बता रही हूँ। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है बाहर से, और जब वो मेरे सामने इतना बच्चों की तरह रोने लगे, तो एक मोमेंट ऐसा आया कि मतलब मैं जैसे अपनी ब्रेन एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन लगाने में एक मोमेंट, ये क्या हुआ, मतलब ये कौन सा रूप मैंने देखा। ये चीज़, इतना वल्नरेबल सेल्फ भी है इस पर्सन के अंदर, ये इतना ऐसा भी है मोम की तरह बिल्कुल पिघले जा रहा है और इतना ज़्यादा रोए जा रहा है। सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें दफन कर रखी थी और बाहर से कितनी परफेक्ट लाइफ लग रही है इसकी। सही बात है। तो इस तरीके से बहुत सारे, तो जिन लोगों ने ओपनली अलग अलग जाकर वो कर दिया है तो उनके बारे में तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी भी प्राइवेटली थेरेपीज ले रहे हैं उनका हम जिक्र नहीं कर सकते। और जो मेरे ड्रीम क्लाइंट हैं उनके बारे में भी बात नहीं, उनके बारे में बात नहीं कर सकते। तो हाँ, अगर ऐसे वो हैं जिन्होंने ओपनली कहा है एंड दे वर इन्वॉल्व्ड विद योर काउंसलिंग सेशंस, एंड आप उनका नाम भी ले सकते हो, ऐसे भी कुछ है? देखिए क्या है ना, मोस्टली जो लोग होते हैं ना, जब भी वो, आप किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देख लीजिए आप, वो जब भी अपने थेरेपिस्ट के बारे में बात करते हैं ना, वो थेरेपिस्ट का नाम कभी नहीं लेते। वो नहीं ले सकते। वो नहीं लेते कभी भी थेरेपिस्ट का, और वो ठीक है ना, वो लेकिन वो बता देते हैं। तो मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो थेरेपीज ले रहे हैं और वो ओपनली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बोल भी चुके हैं कि मैं थेरेपीज ले रही हूँ या ले रहा हूँ, लेकिन किससे ले रहे हैं वो नहीं बताएंगे। तो वो हम लोगों के बीच में पहले से ही ये सब चीज़ें तय होती हैं। हाँ, लेकिन जब वो नाम ले देंगे उसके बाद हम नाम ले देंगे। नहीं, ठीक है, मेक सेंस। बट क्या मज़ेदार सेशन था। थैंक यू सो मच।